भारत में योगियों ने सदियों से सांस लेने की कला और विज्ञान का बहुत गहराई से अध्ययन और अभ्यास किया है। यह विद्या हमेशा से एक गुरु से उनके शिष्यों तक पहुंचती रही है। ब्रीदिंग भारतीय स्पिरिचुअलिटी की बेसिक फाउंडेशन थी। किसी भी शिष्य की शुरुआती शिक्षा यही होती थी कि वह ब्रीदिंग के बारे में सब कुछ अच्छे से सीख जाए। एक बार श्वसन क्रिया को अच्छे से समझ लेने के बाद ही किसी भी शिष्य की आध्यात्मिक जर्नी शुरू होती थी। पश्चिमी देशों जैसे ब्रिटेन, अमेरिका में लोगों को आज भी इस विज्ञान के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन वहीं प्राचीन भारत में यहाँ के योगियों की शक्ति, उनकी ताकत और उनके मरते दम तक स्वस्थ रहने का राज सिर्फ यही था कि वे ब्रीदिंग विज्ञान को अच्छे से समझते थे। वहीं पश्चिम के लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे अब वे भी इसका महत्व समझने लगे हैं। पश्चिमी लोग अक्सर योगियों और उनकी साधना के बारे में भ्रमित रहते हैं। भारत आने वाले यात्री, फ़कीर, भिक्षुक और ढोंगी लोगों के बारे में बहुत सी कहानियाँ लिखते हैं। वे लिखते हैं कि ये लोग सड़कों पर घूमते हैं और अपने आप को योगी कहते हैं। इसलिए पश्चिमी लोगों को दोष नहीं दिया जा सकता अगर वह किसी योगी को एक दुबला पतला, गंदा, अज्ञानी व्यक्ति समझें, जो किसी एक आसन में कहीं सड़क किनारे बैठकर धुआं उड़ाते हुए बैठा रहता है, जब तक कि उसका शरीर अकड़कर सूख न जाए, या फिर अपना हाथ वह ऊपर उठाए रखता है जब तक वह हमेशा के लिए सूखकर कठोर न हो जाए। कुछ लोग तो मुट्ठी भींच कर रखते हैं, वहीं कुछ लोग एक टांग पर खड़े रहते हैं। ऐसे लोग वास्तव में होते हैं, लेकिन उन्हें योगी कहना वैसा ही है जैसे किसी मामूली हकीम को डॉक्टर कहना या फिर सड़क पर दवा बेचने वाले को प्रोफेसर कहना। असल में भारत और दूसरे पूर्वी देशों में सदियों से ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने अपना जीवन मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए लगा दिया। योगी शब्द संस्कृत के युग से आया है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। सरल शब्दों में कहें तो योग का मतलब है अपने जीवन को अनुशासन और साधना में जोड़ना, जैसे किसी पशु के पीछे गाड़ी को जोड़ा जाता है। योगियों ने सांस को इतना महत्व इसलिए दिया क्योंकि जिस तरह किसी ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ने के लिए हमें सीढ़ियों की मदद लेनी पड़ती है, ठीक उसी तरह जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए सांस ही वो सीढ़ियां हैं जिनके ज़रिए हम वहां तक पहुंच सकते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग सांस तो लेते हैं, लेकिन वो अनकॉन्शियस ब्रीथ होती है, जिससे शरीर को कोई लाभ नहीं होता, बल्कि शरीर धीरे धीरे रुग्ण और कमज़ोर होता जाता है। वहीं सांस लेने का दूसरा तरीका है कॉन्शियस ब्रीदिंग, जिसमें एक साथ दो काम होते हैं। पहला तो ये कि शरीर के हर छोटे से छोटे हिस्से तक प्राण ऊर्जा पहुंचती है। दूसरा ये कि इस तरीके से चेतना के वे कपाट खुलते हैं जिनसे जीवन के गूढ़ रहस्य प्रकट होते हैं। तो इस बुक में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ब्रीदिंग काम कैसे करती है, पुराने योगी इसका किस तरह इस्तेमाल करते थे, किस तरह इसकी मदद से वे हमेशा स्वस्थ रहते थे और न सिर्फ स्वस्थ रहते थे बल्कि एक बहुत लंबा जीवन भी वे जीते थे। क्या जिस चीज़ को हम इतना मामूली समझते हैं वह इतनी ताकतवर है कि यदि कोई इसे अच्छे से समझ ले तो उसके जीवन में किसी योगी की तरह आज भी वैसे ही चमत्कार घटित हो सकते हैं। चैप्टर 2, कोरिलेशन बिटवीन लाइफ एंड ब्रीथ। हमारी ज़िंदगी सांस पर टिकी है। बिना सांस लिए कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। सांस लेना ही जीवन है। अगर सांस नहीं तो ज़िंदगी नहीं। सिर्फ इंसान ही नहीं, हर जानवर और पौधा भी हवा पर ही जिंदा रहते हैं। एक नवजात बच्चा गहरी सांस लेकर रोता है और इसी से उसकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है। वहीं एक बूढ़ा इंसान आखिरी बार श्वास छोड़ता है और यही उसकी जीवन का अंत होता है। इंसान कुछ दिन बिना खाना खाए रह सकता है, कुछ समय बिना पानी के रह सकता है, लेकिन बिना सांस के वह कुछ मिनट भी नहीं जी सकता। जिंदगी सिर्फ सांस लेने पर नहीं
बल्कि सही तरीके से सांस लेने पर भी टिकी है। सही तरीके से सांस लेने से शरीर मजबूत रहता है और एक इंसान बहुत सारी बीमारियों से दूर रहता है। गहरी और सही सांस से इंसान की ताकत बढ़ती है और उम्र भी लंबी होती है। वहीं गलत या उथली सांस लेने से ताकत कम होती है और बीमारियां जल्द ही शरीर को जकड़ लेती हैं। पहले के समय में इंसान को सांस लेना सिखाने की ज़रूरत नहीं थी। बच्चे और जानवर जैसे सहज सांस लेते हैं वैसे ही इंसान भी लेता था। लेकिन विकास के बढ़ते क्रम के साथ साथ इंसान ने अपने सांस लेने के नैसर्गिक तरीके को ही बदल दिया। उसने चलने, बैठने और खड़े होने के गलत तरीके अपना लिए हैं, जिनसे उसकी प्राकृतिक और सही तरीके से सांस लेने की आदत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तीव्र विकास की कीमत उसने इसी तरह चुकाई है। आज भी कोई आदिवासी या जंगल में रहने वाला व्यक्ति तब तक स्वाभाविक रूप से सांस लेता है जब तक सभ्य समाज में रहकर वह अपनी आदतें न बदल दे। इसके अलावा जब कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसके सांस लेने का तरीका एकदम सामान्य होता है, जैसा होना भी चाहिए। परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है वह इस गुण को खो देता है। अब सेहत बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है फिर से प्रकृति के पास लौटना और प्राकृतिक ढंग से गहरी सांस लेना। आज सही तरह से सांस लेने वाले लोग बहुत कम पृथ्वी पर बचे हैं। गलत तरीके से सांस लेने का नतीजा है सिकुड़ी हुई छाती, झुके हुए कंधे और सांस की तमाम बीमारियां तेज़ी से बढ़ रही हैं, जैसे टीबी और पेट संबंधी विभिन्न बीमारियां। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर सिर्फ एक पीढ़ी भी सही तरीके से सांस लेना सीख ले, पूरी मानव जाति का स्वास्थ्य एकदम से सुधर सकता है और बहुत सारी बीमारियां कम हो सकती हैं। चाहे पूर्व की नज़र से देखें या पश्चिम की नज़र से, यह बिल्कुल साफ है कि सही तरीके से सांस लेने और अच्छे स्वास्थ्य का गहरा रिश्ता होता है। लेकिन पूर्व यानी भारत के लोग इसे और भी आगे बढ़ाते हैं और वे कहते हैं कि सही सांस लेने से न केवल शरीर को बल्कि दिमाग को भी ताकत मिलती है। इससे खुशी, आत्मनियंत्रण, साफ और एक स्पष्ट सोच इंसान के पास आ जाती है और सबसे महत्वपूर्ण, इससे इंसान की किसी भी काम में ध्यान केंद्रित करने की अक्षमता असामान्य रूप से बढ़ जाती है। चैप्टर 3, जनरल थियरी ऑफ ब्रीदिंग। तो इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले यह ध्यान में रखें कि यह चैप्टर आपको हल्का सा ऐसा महसूस करवा सकता है कि जैसे आप किसी बायोलॉजी की क्लास में हों। लेकिन जब हम इस प्रोसेस को थोड़ा समझ लेंगे तो उसके बाद ही ब्रीदिंग के विभिन्न पहलुओं पर हम अच्छे से बात कर पाएंगे। तो सांस लेने का मुख्य काम फेफड़ों और उनसे जुड़ी हवा की नलियों से होता है। हमारे पास 2 फेफड़े होते हैं और वे सीने के दोनों तरफ मौजूद होते हैं। दोनों के बीच में दिल, बड़ी रक्त नलिकाएं और बड़ी वायु नलिकाएं होती हैं। हर फेफड़ा चारों तरफ से खुला होता है। रूट्स हिस्से में ब्रोंकाई जो कि हवा की नलियां होती हैं, धमनियां जिन्हें हम आर्टरीज कहते हैं, सिराएं या वेंस और श्वास नली जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं से जुड़ी होती हैं। फेफड़े स्पंजी और छोटे छोटे छिद्रों वाले होते हैं और बहुत लचीले होते हैं। इन्हें एक नाजुक झिल्ली ढके रहती है जिसे प्लूरल सैक कहते हैं। इसका एक हिस्सा फेफड़े से और दूसरा सीने के अंदरूनी हिस्से से चिपका होता है। यह झिल्ली हल्का सा तरल पदार्थ भी छोड़ती है जिससे सांस लेते समय फेफड़े आसानी से फैल और सिकुड़ सकते हैं। हवा नाक से होकर शरीर में जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो हवा नाक के अंदर से गुजरती है जहां इसे नमी और गर्मी मिलती है। क्योंकि नाक के अंदर झिल्ली में खून की आपूर्ति ज़्यादा होती है। इसके बाद हवा गले के हिस्सों फ्रैंकिस और लैरिंक्स से गुजरती है और आगे श्वास नली और ब्रोंकाई यानी फेफड़ों की नलियों में चली जाती है। हवा गले की नली से होकर कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ती हैं जिन्हें ब्रोंकियल ट्यूब कहते हैं। ये ट्यूब और छोटी शाखाओं में बढ़कर फेफड़ों के लाखों छोटे छोटे एयर सेल्स तक पहुंचती है।
कहा जाता है कि अगर इन सभी एयर सेल्स को फैलाकर एक साथ बिछा दिया जाए तो यह लगभग 14,000 स्क्वायर फुट जगह घेर लेंगी। हवा फेफड़ों में डायफ्राम की मदद से खींची जाती है। डायफ्राम एक बड़ा, मजबूत और चपटा मांसपेशी वाला पर्दा होता है जो सीने और पेट को अलग करता है। इसका काम लगभग दिल की तरह अपने आप चलता है, लेकिन हम चाहें तो इसे थोड़ी देर तक अपनी मर्जी से भी नियंत्रित कर सकते हैं। जब डायफ्राम फैलता है तो सीने का आकार बढ़ता है और अंदर खाली जगह बनती है, जिससे हवा फेफड़ों में चली जाती है। जब डायफ्राम ढीला होता है तो छाती और फेफड़े सिकुड़ जाते हैं और हवा बाहर निकल जाती है। अब फेफड़ों में हवा के काम को समझने से पहले खून के बहाव को देखना भी ज़रूरी है। खून दिल से धमनियों के जरिए पूरे शरीर में जाता है। यह हर हिस्से को पोषण और ताकत देता है। फिर यह खून नसों के रास्ते वापस दिल की ओर लौटता है। जब यह लौटता है तो इसमें शरीर का बेकार और अशुद्ध पदार्थ भर जाते हैं और यह गाढ़ा, नीला और फीका हो जाता है, जैसे पहाड़ से आने वाली साफ धारा किसी गंदे नाले जैसी बन जाती है। यह गंदा खून दिल के दाएं हिस्से में जाता है। दिल का ऊपरी दायां भाग राइट ऑरिकल भरने के बाद सिकुड़ता है और खून को निचले दाएं हिस्से में भेजता है। वहां से यह खून फेफड़ों की ओर धकेला जाता है। फेफड़ों में यह खून करोड़ों बाल जैसे पतले रक्त वाहिकाओं में फैलता है और फेफड़ों की उन छोटी छोटी हवा की कोशिकाओं तक पहुंचता है जिनका हमने पहले जिक्र किया था। अब फेफड़ों में ताज़ी हवा और खून का मिलन होता है, जिससे खून फिर से शुद्ध होकर शरीर में वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन फेफड़ों की बेहद पतली रक्त नलिकाओं की दीवारों से होकर खून के संपर्क में आती है। ये दीवारें इतनी पतली होती हैं कि सिर्फ ऑक्सीजन ही उनके अंदर से जा सके, न कि खून बाहर निकले। ऑक्सीजन खून में मिलते ही एक तरह की जलने जैसी क्रिया होती है। खून ऑक्सीजन लेता है और शरीर के हर हिस्से से इकट्ठा हुए बेकार पदार्थों से बनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। इस तरह शुद्ध ऑक्सीजन के साथ मिलकर भरपूर खून फिर से दिल में लौटता है। अब यह खून फिर से गाढ़ा, चमकीला, लाल और ताकत देने वाला बन जाता है। दिल के बाएं ऊपरी हिस्से से यह बाएं निचले हिस्से में जाता है और फिर धमनियों के रास्ते पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। कहा जाता है कि 24 घंटों में खून करीब 25,000 पिंट की मात्रा में फेफड़ों की इन बारीक नलिकाओं से होकर गुजरता है। खून की छोटी छोटी सेल्स एक एक करके लाइन में गुजरती हैं और दोनों तरफ से ऑक्सीजन से मिलती हैं। यह प्रक्रिया इतनी जटिल और अद्भुत है कि इसे देखकर प्रकृति की असीम समझ पर हैरानी होती है। अगर ताज़ी हवा फेफड़ों तक पर्याप्त मात्रा में न पहुँचे तो खून साफ नहीं हो पाता और फिर शरीर को सही पोषण नहीं मिलता और जो गंदे पदार्थ खत्म होने चाहिए थे वे खून में ही घूमते रहते हैं, जिससे शरीर जहरीला हो जाता है और व्यक्ति की मौत तक हो सकती है। गंदी हवा भी शरीर पर ऐसा ही असर करती है। अगर इंसान गहरी और पूरी सांस नहीं लेता तो खून सही तरीके से साफ नहीं हो पाता। इसका नतीजा ये होता है कि शरीर को कम पोषण मिलता है और बहुत सारी बीमारियां उसे पकड़ लेती हैं और सेहत बिगड़ जाती है। जो लोग ठीक से सांस नहीं लेते उनका खून अक्सर नीला या गहरा रंग लिए होता है और उसमें ताज़ा लाल रंग की कमी होती है। यही फीका या मटमैला रंग हमारे चेहरे पर भी दिखता है। सही तरह से सांस लेने से खून साफ रहता है, खून का बहाव अच्छा होता है और चेहरा साफ और चमकदार लगता है। यही वजह है कि सांस लेना जितना ज़रूरी है उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है सही तरीके से सांस लेना, क्योंकि अगर खून पूरी तरह साफ नहीं हुआ तो शरीर किसी भी हाल में स्वस्थ नहीं रह सकता। अगर खून फेफड़ों में ठीक से साफ नहीं होता तो वह फिर से धमनियों में ही गंदा होकर लौट जाता है। इसमें मौजूद गंदगी शरीर में रह जाती है और बीमारी का रूप ले सकती है। कभी खून की बीमारी तो कभी किसी अंग के सही से काम न करने की वजह से शरीर बीमारियों से घिरा रहता है।
जब खून फेफड़ों में हवा के अच्छे से संपर्क में आता है तो इसकी गंदगी खत्म हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। साथ ही खून ऑक्सीजन भी खींच लेता है। यही ऑक्सीजन खून के जरिए पूरे शरीर, हर अंग, मांसपेशी और ऊतक तक पहुंचती है और उन्हें ताकत देती है। इससे पुराने सेल और ऊतक की जगह नए सेल्स और टिश्यूज़ बनते हैं। सही तरीके से ऑक्सीजन मिलने पर खून में लगभग 25% तक की फ्री ऑक्सीजन रहती है। सिर्फ ऑक्सीजन ही हर हिस्से को जीवन नहीं देती, बल्कि हमारा खाना पचने के लिए भी ऑक्सीजन ज़रूरी चीज़ है। खाना और खून तभी हमें ऊर्जा दे सकते हैं जब वे ऑक्सीजन के साथ अच्छे से मिलें और अंदर जलने जैसी जो क्रिया होती है वह स्मूथ तरीके से हो सके। इसलिए ज़रूरी है कि फेफड़ों के ज़रिए शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिले। यही वजह है कि कमज़ोर फेफड़े और ख़राब पाचन अक्सर साथ साथ देखे जाते हैं। समझने वाली बात यह है कि शरीर का सारा पोषण खाने से आता है। अगर खाना ठीक से नहीं पचता तो शरीर को पूरा पोषण नहीं मिलता। फेफड़ों को भी इस पोषण की ज़रूरत होती है। अगर सांस लेने में कमी से खाना सही तरीके से नहीं पचता तो फेफड़े भी कमज़ोर हो जाते हैं। इससे वे अपना काम ठीक से नहीं कर पाते और शरीर और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। हर कोर खाना और हर घूंट पानी शरीर को पोषण देने से पहले ऑक्सीजन से अच्छे से मिलना चाहिए, ताकि शरीर को ताकत मिल सके और शरीर के बेकार पदार्थ बाहर निकाले जा सकें। शरीर से गंदगी को सही तरह से बाहर निकालने के लिए उनका पूरी तरह साफ होना बेहद ज़रूरी है। अगर शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती तो खाना ठीक से नहीं पचता, गंदगी पूरी तरह बाहर नहीं निकलती और सेहत भी अक्सर ख़राब रहती है। जब शरीर के अंदर जमा बेकार चीज़ें ऑक्सीजन से जलती हैं तो उससे गर्मी पैदा होती है और शरीर का तापमान संतुलित रहता है। जो लोग गहरी और सही तरह से सांस लेते हैं उन्हें सर्दी जुकाम कम होता है और उनका खून गर्म और अच्छा रहता है। इससे उनका शरीर बाहर के मौसम के बदलने पर भी आसानी से ढल जाता है। सही तरीके से सांस लेने से शरीर के अंदरूनी अंग और मांसपेशियों की प्रॉपर मूवमेंट होती है, जिससे वे अपना काम अच्छे से पूरा कर पाती हैं। अगर हम उथली या अधूरी सांस लेते हैं तो फेफड़ों का बड़ा हिस्सा काम में नहीं आता। इससे शरीर को कम ऑक्सीजन मिलती है और इससे हमारी ओवरऑल हेल्थ पर एक बुरा असर पड़ता है। द एज़ोटेरिक थियरी ऑफ ब्रीदिंग भारतीय दर्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी सांस के विज्ञान पर आधारित है। असल में भारत के प्राचीन दार्शनिकों और योगियों ने हमेशा से ये माना है कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक अदृश्य शक्ति या एनर्जी फैली हुई है जो हर जीव के जीवन की नींव है। उन्होंने यह भी समझने की कोशिश की कि यह शक्ति केवल अपने आप ही काम नहीं करती, बल्कि इंसान यदि चाहे तो इसको नियंत्रित भी कर सकता है और यदि वह चाहे तो इस शक्ति का अपने लिए इस्तेमाल भी कर सकता है। अगर इसके नियमों को समझ लिया जाए तो इंसान अपनी शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता और आत्मिक क्षमता को आम लोगों से कहीं ज़्यादा बढ़ा सकता है। भारत के योगी इस ज्ञान के सबसे बड़े शिक्षक माने जाते हैं। सदियों से योगी इस शक्ति का अध्ययन करते आए हैं, जिसे वे प्राण या जीवन शक्ति कहते हैं। उन्होंने हर दृष्टिकोण से इसका अध्ययन किया और ऐसे तरीके विकसित किए जिनसे इंसान इसे अपने शरीर, मन और आत्मा की उन्नति के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यूरोप और अमेरिका के लिए प्राण शब्द बिल्कुल नया है, लेकिन असल में यह कोई नई चीज़ नहीं है। यह वही सिद्धांत है जिसे पश्चिमी वैज्ञानिक एनर्जी कहते हैं। जैसे रोशनी, बिजली, चुंबकत्व और जीवन शक्ति साथ साथ चलती हैं और ये एक एनर्जी के ही प्रकार हैं। लेकिन योगी जानते थे कि अगर इंसान अपने श्वास को नियंत्रित और नियमित कर ले तो वह शरीर के अंदर प्राणों की शक्ति को भी नियंत्रित कर सकता है। योगियों ने कई तरह के ब्रीदिंग मेथड्स बनाए जिनसे कोई भी इंसान अपने शरीर में और ज़्यादा प्राण खींच सकता है। उनका मानना है कि हवा में सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही नहीं होती,
बल्कि उसमें एक और अदृश्य तत्व भी मौजूद होता है जिसे वे प्राण कहते थे। यह प्राण शरीर द्वारा खींचा जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने के लिए स्टोर भी किया जा सकता है। योगियों का मानना था कि सांस लेना ही प्राणों का मुख्य आधार है, इसलिए उनका मानना था कि सांस का विज्ञान ही जीवन का विज्ञान है। जीना मतलब जीवन जीना मतलब सांस लेना, अगर सांस नहीं तो जीवन भी नहीं। इंसान से लेके इस दुनिया के सबसे छोटे जीव के जीवन का मुख्य आधार भी वायु ही है। हम समझते हैं कि ब्रीदिंग का अर्थ है सांस अंदर खींचना और बाहर छोड़ना, लेकिन यह तो मात्र शुरुआत भर है। योग दर्शन ब्रीदिंग को इससे भी आगे लेकर जाता है और कहता है कि सारी दुनिया में जितने भी जीव हैं, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पौधे हों या फिर सबसे छोटे जीवाणु, सभी के अंदर जो जीवन चल रहा है वह एक ही सार्वभौमिक शक्ति प्राण का ही अलग अलग रूप है। जैसे बिजली का करंट अलग अलग पंखे या मशीन में जाकर अलग अलग काम करता है, लेकिन असल में शक्ति एक ही है और वो है बिजली। उसी तरह हर जीव का जीवन अलग अलग दिखता ज़रूर है, पर सबके पीछे की असली ऊर्जा एक ही है और वो है प्राण। प्राण को आत्मा या ईगो से कभी नहीं मिलाना चाहिए, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्राण केवल वह ऊर्जा है जिसका उपयोग आत्मा भौतिक शरीर में प्रकट होने के लिए करती है। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तब प्राण उसके नियंत्रण में नहीं रहता, तब वह शरीर के अलग अलग परमाणुओं या उनके समूहों के आदेश पर काम करता है। शरीर जब टूटकर अपने मूल तत्वों में बदल जाता है तब हर परमाणु उतना ही प्राण अपने साथ ले जाता है जितना उसे नई रचनाएं बनाने के लिए ज़रूरत होती है, और बाकी बचा हुआ प्राण भी फिर उस विशाल सार्वभौमिक भंडार में लौट जाता है जहाँ से वह आया था। जब तक आत्मा शरीर में रहती है उसकी इच्छा से सारे परमाणु जुड़े रहते हैं। प्राण एक सार्वभौमिक सिद्धांत है, यही सारी गति, शक्ति और ऊर्जा का मूल है। जहाँ वह गुरुत्वाकर्षण की तरह काम करता है और सभी चीज़ें उसके आसपास घूमती हैं, बिल्कुल किसी बड़े ग्रह की तरह जिसके आसपास छोटे ग्रह घूमते हैं। इसे बल और ऊर्जा की आत्मा कहा जा सकता है और यही सिद्धांत जीवन के साथ जुड़ी हुई गतिविधि को जन्म देता है। यह महान सिद्धांत हर प्रकार के पदार्थ में मौजूद है, पर स्वयं में यह कोई पदार्थ नहीं है। यह हवा में है लेकिन यह हवा नहीं है, या उसके किसी रासायनिक अंश जैसा नहीं है। पशु और पौधे इसे हवा के साथ अंदर लेते हैं, पर यदि हवा में यह प्राण न हो तो वे केवल हवा भर लेने पर भी जीवित नहीं रह सकते। इसे इस तरह समझें जैसे यदि किसी गुब्बारे के अंदर सिर्फ हवा भर देने से उसके अंदर प्राणों का संचरण नहीं होता। इसलिए यह ऑक्सीजन के साथ शरीर में जाता है, लेकिन यह सिर्फ ऑक्सीजन भर नहीं है। हवा में प्राण मौजूद है, लेकिन यह केवल हवा तक सीमित नहीं है, यह उस जगह भी पहुंचता है जहां हवा नहीं पहुंच सकती। ऑक्सीजन हवा में मौजूद रहकर पशु जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कार्बन पौधों के जीवन में काम करता है, लेकिन प्राण का काम शारीरिक क्रियाओं से अलग और ख़ास होता है। हम लगातार ऐसी हवा में सांस लेते हैं जिसमें प्राण भरा होता है और उसी से प्राण को खींचकर हम अपने काम में लेते हैं। प्राण सबसे ज़्यादा मुक्त रूप में ताज़ी हवा में मिलता है, इसलिए हम उसे हवा से ही सबसे आसानी से ले सकते हैं। सामान्य सांसों में हमें जितना प्राण चाहिए उतना मिल जाता है, लेकिन अगर हम नियंत्रित और सुव्यवस्थित तरीके से सांस लें, जिसे योगी श्वास या प्राणायाम कहते हैं, तो हम ज़्यादा प्राण ग्रहण कर सकते हैं। यह अतिरिक्त प्राण हमारी दिमाग और नसों में जमा हो जाता है, जैसे बैटरी में बिजली जमा हो जाती है, और ज़रूरत पड़ने पर हम इसे काम में ले लेते हैं। कई योगियों की विशेष शक्तियाँ इसी बात पर आधारित होती थीं कि वे इस संग्रहित प्राण को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। खास तरह की सांस लेने से वे प्राण से गहरा संबंध स्थापित कर पाते थे
और ज़रूरत के अनुसार उसे खींच सकते थे। इससे न केवल उनका शरीर मजबूत होता था, बल्कि उनके दिमाग को भी अतिरिक्त ऊर्जा मिलती थी, जिससे एक समय के बाद छुपी हुई शक्तियाँ जाग उठती थीं और मानसिक शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाती थी। जो लोग प्राण को अच्छे से स्टोर करना जानते थे, वे अक्सर दूसरों को भी अपनी ऊर्जा का अनुभव कराते थे। ऐसे लोग दूसरों को भी अपनी ताकत और हेल्थ ट्रांसफ़र कर सकते थे। मैग्नेटिक हीलिंग नाम की चिकित्सा भी इसी तरह होती थी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चूँकि आज वैज्ञानिक इन तरीकों को समझ नहीं पा रहे हैं कि यह तरीके काम किस तरह करते हैं, क्योंकि वे प्राण को न तो किसी रासायनिक परीक्षण में पकड़ पाए हैं और न ही किसी यंत्र पर नाप पाए हैं। इसलिए उन्होंने अक्सर इस विचार को नज़रअंदाज किया है और इसको सही नहीं माना है। लेकिन भारत के प्राचीन योगी इस तकनीक का अच्छे से इस्तेमाल करते थे और इसे अच्छे से समझते थे। कुछ जगहों की हवा में कुछ अतिरिक्त तत्व ज़्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं, इसलिए डॉक्टर बीमार लोगों को ऐसी जगहों पर जाने की सलाह देते हैं ताकि उनकी खोई हुई शक्ति वापस आ सके। हवा में मौजूद ऑक्सीजन को हमारा खून ले लेता है और शरीर में इस्तेमाल करता है। उसी तरह हवा में मौजूद प्राण को हमारी नसों का तंत्र, जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, ग्रहण करता है और अपने काम में लगाता है। जैसे ऑक्सीजन से भरा खून पूरे शरीर में घूमकर हमें ताकत देता है, वैसे ही प्राण भी नसों में फैलकर शक्ति और जीवन हमें देते हैं। अगर हम प्राण को जीवन शक्ति माने तो हम समझ पाएंगे कि यह हमारी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है। जैसे शरीर को ऑक्सीजन बार बार चाहिए, वैसे ही प्राण भी सोचने, इच्छाओं को हकीकत में बदलने और तमाम तरह के काम करने एवं मांसपेशियों को चलाने में खर्च होता है। इसलिए इसकी आपूर्ति लगातार करनी पड़ती है। हर विचार, हर काम, हर इच्छा, हर हरकत में कुछ न कुछ प्राण शक्ति जरूर लगती है। जब दिमाग किसी मांसपेशी को हिलाने का संकेत भेजता है तो नसों के जरिए वह मांसपेशी सिकुड़ती है और उतनी ही प्राण शक्ति खर्च होती है। क्योंकि इंसान को प्राण का सबसे बड़ा हिस्सा सांस लेने से मिलता है, इसलिए सही तरीके से सांस लेना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर 5 द स्टोरेज ऑफ प्राण ऊर्जा। मस्तिष्क से शरीर के सभी भागों तक नसों द्वारा संचारित शक्ति या ऊर्जा को पाश्चात्य विज्ञान में नर्व फोर्स कहा जाता है। यद्यपि योगी इसे प्राण की अभिव्यक्ति मानते हैं, इसका स्वभाव और तीव्रता विद्युत धारा के समान है। यह स्पष्ट है कि इस नर्व फोर्स के बिना हृदय धड़क नहीं सकता, रक्त का संचार नहीं हो सकता, फेफड़े श्वास नहीं ले सकते, शरीर के विभिन्न अंग अपना काम सही तरीके से नहीं कर सकते। अर्थात बिना नर्व फोर्स के शरीर की मशीनरी बिल्कुल रुक जाएगी। इससे भी अधिक, प्राण की उपस्थिति के बिना मस्तिष्क काम ही नहीं कर सकता और मस्तिष्क ही पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। योग के अनुसार प्राण या जीवन ऊर्जा को सही तरीके से ग्रहण करना सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि पूरे जीवन के लिए ज़रूरी है। योगी बताते हैं कि हमारे शरीर में एक खास तंत्रिका केंद्र होता है जिसे पश्चिमी विज्ञान सोलर प्लेक्स कहते हैं। पश्चिमी डॉक्टर इसे सिर्फ नसों के गुच्छों का एक जाल मानते हैं, लेकिन योग में इसे शरीर का दूसरा मस्तिष्क या उदरीय मस्तिष्क, एब्डोमिनल ब्रेन कहा गया है। यह सौर जालिका हमारे पेट के ऊपरी हिस्से या पेट के गड्ढे के पीछे मौजूद रहता है, जिसके पास रीढ़ की हड्डी भी होती है। इसका काम दिमाग जितना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे मुख्य आंतरिक अंगों को नियंत्रित करता है और पूरे शरीर में ऊर्जा फैलाता है। योग में इसे प्राण का बड़ा भंडार माना जाता है। अगर इस हिस्से पर चोट लगे तो व्यक्ति बेहोश या गंभीर रूप से घायल हो सकता है। इसलिए मुक्केबाज भी इस पर वार करके अपने प्रतिद्वंदी को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से इसे सूर्य जैसा नाम दिया गया है,
क्योंकि यह शरीर के हर हिस्से में ताकत और ऊर्जा भेजता है। योगियों का मानना है कि समय के साथ पश्चिमी विज्ञान भी इसके असली महत्व को पूरी तरह समझेगा। चैप्टर 6 द नोस्ट्रिल वर्सेस माउथ ब्रीदिंग। पूर्व के योगियों का सांस को लेकर सबसे पहला सबक यही है कि हमें नाक से सांस लेना सीखना चाहिए और मुंह से सांस लेने की आदत छोड़नी चाहिए। हमारा शरीर ऐसा बना है कि हम मुंह या नाक दोनों से सांस ले सकते हैं, लेकिन हम कौन सा तरीका अपनाते हैं यह बहुत ज़रूरी है। नाक से सांस लेना शरीर को अच्छी हेल्थ और ताकत देता है, जबकि मुंह से सांस लेना बहुत सारी बीमारियां और कमजोरी लाता है। आज लोग पेट से रिलेटेड इतनी सारी बीमारियों से इसीलिए परेशान हैं क्योंकि वो मुंह से सांस लेते हैं। यह बात समझना ज़रूरी है कि सही तरीका नाक से सांस लेना है, लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत से लोग इस साधारण सी बात को नहीं जानते। हर जगह लोग मुंह से सांस लेते हैं और अपने बच्चों को भी यही गलत और गंदी आदत सिखा देते हैं। जो बच्चे इस तरह सांस लेते हैं वे बड़े होकर कमज़ोर और बीमार रहते हैं। जिनको आज हम आदिवासी या जंगली कहते हैं, वे लोग वास्तव में जानते हैं कि सांस लेने का सही तरीका क्या है। वे नाक से प्रॉपर सांस लेते हैं और उनकी माताएं इस मामले में बेहद समझदार होती हैं। वे स्वाभाविक रूप से जानती हैं कि फेफड़ों तक हवा नाक के माध्यम से जानी चाहिए, न कि मुंह से। वे अपने बच्चों को होठ बंद कर नाक से सांस लेना सिखाती हैं। जब बच्चा सोता है तो वे उसका सिर थोड़ा आगे कर देती हैं ताकि मुंह बंद रहे और बच्चा नाक से सांस ले। अगर हम सब लोग भी ऐसा करें तो शायद हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। कई संक्रामक रोग, सर्दी और जुकाम मुंह से सांस लेने की गंदी आदत से फैलते हैं। कुछ लोग दिन में तो दिखावे के लिए मुंह बंद रखते हैं, लेकिन रात में सोते समय मुंह से सांस लेते हैं और इसी से वे अक्सर बीमार रहते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा की गई बहुत सारी स्टडीज से यह साबित हुआ है कि जो सैनिक और नाविक सोते समय मुंह से सांस लेते हैं, उन्हें संक्रामक बीमारियां होने की संभावना उन लोगों से कहीं ज़्यादा होती है जो ठीक तरह से नाक से सांस लेते हैं। एक बार एक जगह युद्धपोत पर स्मॉल पॉक्स फैल गया। इसमें बहुत सारे सैनिकों की मौत हो गई। जब उनकी बॉडीज के टेस्ट किए गए तो ये पता चला कि वे सभी मुंह से सांस लेने वाले नाविक या सिपाही थे, जबकि नाक से सांस लेने वालों में कोई भी बीमार नहीं पड़ा था, न ही किसी की मौत हुई। सांस लेने वाले अंगों की एकमात्र सिक्योरिटी सिस्टम यानी फिल्टर या धूल रोकने का साधन सिर्फ नाक में ही मौजूद है। जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो हवा को रोकने या उसमें मौजूद धूल, मिट्टी और कीटाणुओं को छानने का कोई साधन नहीं होता। मुंह से फेफड़ों तक गंदगी और कीटाणु बिना किसी रुकावट के पहुंच जाते हैं और पूरा श्वसन तंत्र इसकी चपेट में आ जाता है। इसके अलावा मुंह से सांस लेने पर ठंडी हवा सीधे अंदर जाती है, जिससे फेफड़ों और गले को नुकसान हो सकता है। अक्सर ठंडी हवा से सांस की नली में सूजन हो जाती है। रात में मुंह से सांस लेने वाला इंसान सुबह उठकर गले में सूखापन और मुंह में खराश या बदबू जैसा महसूस करता है। यह तरीका प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है और एक लंबे समय में गंभीर बीमारियों को न्योता देता है। मुंह से सांस लेने पर न तो ठंडी हवा रुकती है, बल्कि धूल और कीटाणु भी अंदर चले जाते हैं। इसके विपरीत नाक और उसकी नलिकाएं प्राकृतिक रूप से शरीर की रक्षा करने के लिए ही बनी हैं। नाक में संकरी और घुमावदार नलिकाएं होती हैं, जिनमें छोटे छोटे बाल होते हैं। ये बाल हवा में मौजूद गंदगी और धूल को छानकर बाहर निकाल देते हैं। साथ ही नाक के अंदर की गर्म परत, जिसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, हवा को गर्म करती है ताकि गले और फेफड़ों को कोई नुकसान न हो। दुनिया का कोई भी जानवर इंसान को छोड़कर सोते समय मुंह खोलकर सांस नहीं लेता और माना जाता है कि केवल सभ्य मनुष्य ही इस तरह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध काम करता है।
नाक का छानने और साफ करने वाला तंत्र हवा को इतना शुद्ध करता है कि वह और फेफड़ों के नाजुक हिस्सों तक पहुंच सके। बाहर की हवा तब तक फेफड़ों के लिए उपयुक्त नहीं होती जब तक वह नाक के इस प्राकृतिक शोधन से न गुजरे। नाक के छोटे बाल और भीतरी परत हवा में मौजूद गंदगी और कीटाणुओं को रोक लेते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। अगर कभी गंदगी ज़्यादा इकट्ठी हो जाए या किसी तरह आगे निकल जाए तो प्रकृति हमें छींक के जरिए उससे बचाती है और सारी गंदगी ज़ोर से बाहर फेंक देती है। जब हवा फेफड़ों में पहुंचती है तो वह बाहर की हवा से उतनी ही अलग होती है जितना डिस्टिल्ड वाटर होता है। नाक की सफाई और छानने की यह व्यवस्था उतनी ही ज़रूरी है जितना मुंह का काम चेरी के बीज या मछली की कांटों को रोकना होता है ताकि वे पेट तक न पहुँचे। हमें यह समझना ज़रूरी है कि जिस तरह से हमारा शरीर का प्रत्येक अंग जिस काम के लिए डिज़ाइंड है, हमें उससे वही काम लेना चाहिए। ठीक उसी तरह मुंह का काम सिर्फ खाना खाना और पानी पीना है, न कि सांस लेना। उसी तरह नाक का काम सिर्फ सांस लेना है। तो यह बात एकदम स्पष्ट है कि यदि किसी अंग की कार्यप्रणाली में हम अंतर पैदा करने की कोशिश करते हैं तो उसका असर संपूर्ण शरीर पर पड़ता है। मुंह से सांस लेने की एक और समस्या यह है कि नाक की नलिकाएं इस्तेमाल न होने से धीरे धीरे गंदी और बंद हो जाती हैं। जैसे किसी सुनसान रास्ते पर जल्दी ही घास और कचरा फैल जाता है, उसी तरह इस्तेमाल न होने वाली नाक की नलिकाएं गंदगी और बदबू से भर जाती है। यही कारण होता है कि बहुत से लोगों के अच्छे से ब्रश करने के बाद भी मुंह से लगातार बदबू आती रहती है। जो लोग आदतन नाक से सांस लेते हैं उन्हें आमतौर पर नाक बंद होने या गंदगी जमने की परेशानी नहीं होती, लेकिन जो लोग लंबे समय से मुंह से सांस लेने की आदत छोड़कर सही और प्राकृतिक तरीके को अपनाना चाहते हैं, उनके लिए नाक को साफ रखने के कुछ तरीके जानना बेहद ज़रूरी है। यह तरीका आमतौर पर बंद नाक को खोलने के लिए काम में लिया जाता है, जिसमें हल्का सा पानी नाक से खींचा जाता है, जिससे नाक के भीतर की गंदगी साफ हो जाती है। नाखूनों को साफ करने के लिए पानी को नाक के रास्ते ऊपर खींचकर गले तक ले जाना चाहिए, फिर उसे मुंह से बाहर निकाल देना चाहिए। कुछ हिंदू योगी चेहरे को पानी के कटोरे में डालकर पानी को खींचते हैं, लेकिन यह तरीका काफ़ी अभ्यास मांगता है, इसलिए ज़्यादातर लोगों को पहला तरीका आसान और असरदार लगता है। एक और अच्छा तरीका है कि खिड़की खोलकर गहरी सांस लें या एक नथुना उंगली से बंद करें और दूसरे से हवा खींचें, फिर दूसरी तरफ यही प्रक्रिया दोहराएं। कुछ बार ऐसा करने से नाक के रास्ते साफ हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को आमतौर पर अनुलोम विलोम कहते हैं। ऐसा कम से कम 5 से 10 बार आप कर सकते हैं और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। अगर समस्या जुकाम या नाक की सूजन की है तो थोड़ा वैसलीन, कपूर की बर्फ़ या इसी तरह की कोई चीज़ आप लगा सकते हैं। और सबसे अच्छा ये होगा कि आप किसी बर्तन में पानी को गर्म करके अपने सर पर किसी तौलिए को रखकर भाप लें, जिससे आपके नासाद्वार बहुत तेज़ी से खुलेंगे। हमने नाक से सांस लेने के विषय पर इसलिए इतना जोर दिया क्योंकि यह सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चैप्टर 7 द 4 योगिक सिस्टम्स ऑफ ब्रीदिंग। योगी श्वास को 4 तरीकों में बांटते हैं, जिसमें से पहला है ऊंची श्वास या हाई ब्रीदिंग, दूसरा है मिड ब्रीदिंग, तीसरा है लो ब्रीदिंग और सबसे महत्वपूर्ण है द योगिक मेथड ऑफ ब्रीदिंग। पहले 3 तरीकों को हम ब्रीफ में समझेंगे, लेकिन चौथे तरीके को हम डिटेल में समझेंगे क्योंकि संपूर्ण श्वास का यौगिक विज्ञान इसी पर आधारित है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ऊंची श्वास यानी हाई ब्रीदिंग की। इस प्रकार की सांस को पश्चिम में कॉलर बोन ब्रीदिंग कहा जाता है। इस तरह सांस लेने पर पसलियाँ ऊपर उठती हैं और कंधे व कॉलर बोन ऊपर जाते हैं। साथ ही पेट अंदर खिंचता है और उसका दबाव डायफ्राम या सांस की झिल्ली को ऊपर की ओर धकेलता है।
छाती और फेफड़ों का सिर्फ ऊपरी हिस्सा जो सबसे छोटा है वह इसमें काम करता है, इसलिए बहुत कम हवा फेफड़ों में जाती है। डायफ्राम ऊपर उठने के कारण नीचे की ओर फैलाव नहीं हो पाता। हमारी छाती की बनावट का अध्ययन करने से कोई भी समझ सकता है कि इस तरीके से बहुत मेहनत करने पर भी बहुत कम लाभ मिलता है। ऊंची सांस लेना शायद सबसे खराब तरीका है सांस लेने का, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है और फ़ायदा बहुत कम मिलता है। यह बेकार मेहनत करने जैसा है। पश्चिमी देशों में यह काफ़ी आम है, खासकर महिलाओं में। यहाँ तक कि गायक, पादरी, वकील आदि भी कभी कभी अनजाने में इसी तरीके से सांस लेते हैं। गले और सांस की नलियों से जुड़ी कई बीमारियां सीधे इसी गलत तरीके से जुड़ी हुई होती हैं। इस तरह की सांस से नाजुक अंगों पर जोर पड़ता है और जिससे आवाज़ बेसुरी हो जाती है। दूसरा तरीका है मिड ब्रीदिंग या मध्यम श्वास। पश्चिम में यह तरीका रिब ब्रीदिंग या इंटरकोस्टल ब्रीदिंग के नाम से जाना जाता है। यह ऊपरी सांस से थोड़ा बेहतर तो है, लेकिन लो ब्रीदिंग या यौगिक पूर्ण श्वास की तुलना में यह बहुत ही घटिया है। इसमें डायफ्राम ऊपर की ओर धकेला जाता है और पेट अंदर की ओर खिंचता है। पसलियाँ थोड़ी ऊपर उठती हैं और छाती आधी फैलती है। यह तरीका उन लोगों में आम है जिन्होंने श्वास के विषय पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि दो और बेहतर तरीके मौजूद हैं। तो आइए अब बात करते हैं तीसरे तरीके की, जो कि है निचला श्वास या लो ब्रीदिंग। यह तरीका पहले बताए गए दोनों तरीकों से कहीं बेहतर है। कई पश्चिमी लेखकों ने इसकी खूबियाँ गिनाई हैं और इसे अलग अलग नामों से प्रचारित किया है, जैसे अब्डोमिनल ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, डायफ्रामिक ब्रीदिंग आदि आदि। इस विषय पर लोगों का ध्यान खींचकर काफ़ी अच्छा काम हुआ है और बहुत से लोग इस पद्धति को अपनाने लगे हैं, जिससे उन्हें सांस लेने के खराब तरीकों से छुटकारा मिला है। कई सिस्टम इस निचले श्वास के आधार पर बनाए गए हैं और बहुत सारे लोगों ने इन्हें सीखने के लिए बहुत से पैसे भी खर्च किए। हालांकि ये नए सिस्टम पुराने सिस्टम्स के ही अलग अलग नाम हैं। फिर भी जैसा हमने कहा, इससे काफ़ी अच्छा काम हुआ है और जिन्होंने भी इसे अपनाया है उन्हें बहुत हद तक लाभ हुआ है। कई पश्चिमी विद्वान इस पद्धति या लो ब्रीदिंग को सबसे अच्छी श्वास विधि मानते हैं और इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन योगियों को पता है कि यह केवल एक बड़े तंत्र का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे वे सदियों से जानते हैं और पूर्ण श्वास कहते हैं। हालांकि यह मानना होगा कि पूर्ण श्वास को समझने के लिए लो ब्रीदिंग के सिद्धांत को समझना ज़रूरी है। जैसा हमने बात की थी, एक बार अपने डायफ्राम पर एक बार विचार करें। यह क्या है? यह एक बड़ी सी पेशी है जो छाती और उसके अंगों को पेट और उसके अंगों से अलग करती है। आराम की स्थिति में यह पेट की ओर झुकी हुई दिखाई देती है, यानी पेट की ओर इसे देखने पर यह आकाश की तरह दिखती है, जैसे किसी गुंबद का निचला हिस्सा। छाती की तरफ से देखने पर यह किसी उभरी हुई गोल सतह जैसी दिखती है, जैसे कोई पहाड़ी हो। जब डायफ्राम काम करता है तो यह पहाड़ी नीचे की ओर खिंच जाती है और पेट के अंगों पर दबाव डालती है, जिससे पेट बाहर की ओर फैलता है। लो ब्रीदिंग में फेफड़ों को अधिक फ्रीडम मिलती है, जिससे वे पहले बताए गए तरीकों से ज़्यादा हवा खींच पाते हैं। यही कारण है कि अधिकांश पश्चिमी लेखक इसे सबसे अच्छी पद्धति मानते हैं, लेकिन पुराने योगियों को इससे भी बेहतर तरीका पहले से ही ज्ञात था और अब कुछ पश्चिमी लेखक भी इसे मानने और समझने लगे हैं। समस्या ये है कि सभी सांस लेने की पद्धतियों में जिसे योगियों ने पूर्ण श्वास कहा है, उसे छोड़कर किसी भी तरीके से फेफड़े पूरी तरह हवा से नहीं भरते। सबसे अच्छा परिणाम मिलने पर भी केवल फेफड़ों का एक हिस्सा ही भर पाता है। यहाँ तक कि लो ब्रीदिंग में भी पूरा फेफड़ा नहीं भरता। तो इस तरह से हमने सांस लेने के 3 तरीकों को समझा, जिसमें हमने देखा कि हाई ब्रीदिंग केवल फेफड़ों के ऊपरी हिस्से को ही भरती है,
मिड ब्रीदिंग बीच के हिस्से और थोड़ा ऊपरी भाग भरती है। लो ब्रीदिंग केवल निचले और बीच के हिस्से को भरती है। यह स्पष्ट है कि जो भी पद्धति फेफड़ों के पूरे हिस्से को भर दे वह उन तरीकों से कहीं बेहतर है जो केवल आंशिक रूप से फेफड़ों को भरते हैं। तो इसलिए अब हम बात करेंगे सांस लेने की सबसे कारगर और सबसे इफ़ेक्टिव तरीका, जिसे हम योगिक मेथड या कंप्लीट ब्रीदिंग भी कहते हैं। योगियों ने संपूर्ण श्वास, उच्च श्वास, मध्यम श्वास और लो ब्रीदिंग तीनों को अच्छे से मिलाकर एक नया सिस्टम ईजाद किया। इसमें हर प्रकार की कमी और दोष को हटा दिया गया। यह श्वास प्रणाली पूरे श्वसन तंत्र को एक्टिव करती है। फेफड़ों का हर भाग, हर छोटी से छोटी वायु कोशिका और श्वास से जुड़ी हर मांसपेशी को इस तरीके से पूर्ण श्वास मिलता है। जब इस तरीके से श्वास लिया जाता है तो हमारा पूरा श्वसन तंत्र काम करता है और शरीर को न्यूनतम ऊर्जा खर्च करके अधिकतम लाभ मिलता है। इसमें हमारी छाती अपनी सामान्य सीमा तक सभी दिशाओं में फैलती है और शरीर की रेस्पिरेटरी सिस्टम स्वाभाविक रूप से अपना कार्य करती है। इस विधि का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें सभी श्वास संबंधी मांसपेशियां पूरी तरह काम में आती हैं। अन्य प्रकार की श्वास प्रणाली में केवल कुछ ही मांसपेशियां एक्टिव होती हैं। संपूर्ण श्वास में विशेष रूप से वे मांसपेशियां काम करती हैं जो पसलियों को नियंत्रित करती हैं। इससे फेफड़ों को फैलने के लिए अधिक स्थान मिलता है और ज़रूरत पड़ने पर आंतरिक अंगों को उचित सहारा भी मिलता है। इस प्रक्रिया में प्रकृति ने लीवरेज सिद्धांत का अद्भुत उपयोग किया है, जिसमें कुछ मांसपेशियां निचली पसलियों को भी मजबूती से थामे रखती हैं, जबकि अन्य मांसपेशियां उन्हें बाहर की ओर धकेलती हैं। इसके अलावा इस पद्धति में श्वास की मुख्य मांसपेशी डायफ्राम पूरी तरह नियंत्रण में रहती है और अपना कार्य सही ढंग से करती है। इस कारण शरीर को अधिकतम लाभ और सेवा मिलती है। पसलियों की क्रिया में डायफ्राम निचली पसलियों को थोड़ा नीचे खींचता है, जबकि अन्य मांसपेशियां उन्हें अपनी जगह पर रखती हैं। उसी समय इंटरकोस्टल मांसपेशियां पसलियों के बीच की मांसपेशियां जो होती हैं उन्हें बाहर की ओर धकेलती है। इस संयुक्त क्रिया से छाती का मध्य भाग अपनी अधिकतम सीमा तक फैल जाता है। इसके साथ ही ऊपरी पसलियां भी उठ जाती हैं और इंटरकोस्टल मांसपेशियां उन्हें बाहर की ओर खींचती हैं। इस प्रक्रिया से अपर चेस्ट की क्षमता पूरी तरह बढ़ जाती है। यदि आपने श्वास लेने की चारों विशेष विधियों को ध्यान से समझा है तो आप तुरंत देखेंगे कि संपूर्ण श्वास में उन सभी विधियों के अच्छे गुण शामिल हैं। इसके साथ ही इससे वे सभी अतिरिक्त लाभ भी मिलते हैं जो अपर चेस्ट, मिड चेस्ट और डायफ्राम इन तीनों के एक साथ काम करने से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा इसमें श्वास का एक स्वाभाविक और संतुलित लय भी बनता है। अगले चैप्टर में हम कंप्लीट ब्रीदिंग का प्रॉपर गाइडेंस के साथ अभ्यास करेंगे। पूर्व का संपूर्ण श्वास विज्ञान की आधारशिला इसी तकनीक पर टिकी हुई है। तो इस तकनीक को सीखने से पहले ये ध्यान दें कि हमारी वर्षों की बनी किसी भी आदत को बदलने में समय, मेहनत और धैर्य लगता ही है। इसलिए आपको भी चाहिए कि सांस के इस स्वाभाविक गुण को आप धीरे धीरे अपने जीवन में आत्मसात करें और इसे जीवन में लाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। यदि आप इस विधि पर निरंतर अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे यह प्रक्रिया अपने आप ही एक सहज प्रक्रिया बन जाएगी। और जब कोई भी इंसान इस प्रक्रिया में गहरा उतरना शुरू करता है तो उसे अपने अंदर ऐसे रहस्यों का दर्शन होता है जिसे उसने पहले कभी भी महसूस नहीं किया होता है। जिसने भी इसे पूरी तरह सीख लिया होता है वह कभी भी अपनी पुरानी गलत आदतों पर वापस नहीं जाना चाहता और खुशी से दूसरों को भी बताता है कि उसने जीवन में किस तरह के चमत्कार घटित होते देखे हैं। इसके साथ ही ज़रूरी बात ये ध्यान रखें कि जब तक आप इस मूलभूत यौगिक श्वास को पूरी तरह समझते और अपनाते नहीं हैं तब तक आपको इसके असली लाभ नहीं मिलेंगे। अगर आपने इस बुनियाद को नज़रअंदाज किया और केवल
ऊपर ऊपर से इसे करने या सीखने की कोशिश की तो आपको कभी भी स्थायी परिणाम या लाभ हासिल नहीं होंगे और इसी वजह से आपकी पूरी मेहनत बेकार हो सकती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि सबसे पहले आपको साधारण तरीके से यह यौगिक संपूर्ण श्वास सिखाया जाए, फिर उसके बारे में सामान्य बातें बताई जाएं और बाद में कुछ व्यायाम दिए जाएं जो आपकी छाती, फेफड़ों और मांसपेशियों को विकसित करेंगे। ये सब अंग लंबे समय से गलत श्वास प्रणाली के कारण कमज़ोर हो गए हैं। यह जानना जरूरी है कि यौगिक संपूर्ण श्वास कोई कृत्रिम या असामान्य चीज़ नहीं है, बल्कि यह तो स्वाभाविक अवस्था में वापस लौटने की एक तकनीक है, यानी प्रकृति की ओर वापस जाना और अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस पाना। अस्वाभाविक जीवन शैली, कपड़े पहनने के तरीके आदि के कारण मनुष्य ने अपनी जन्मजात प्राकृतिक श्वास लेने की शक्ति खो दी है। हमें याद रखना चाहिए कि संपूर्ण श्वास का अर्थ यह नहीं है कि हर बार पूरी तरह से फेफड़ों को भरना ही ज़रूरी है। इसका अर्थ है कि जितनी भी हवा हम लें उसे सही तरीके से पूरे फेफड़ों में समान रूप से हम फैला सकें। जिस भी तरह आप सहज हों, आप शुरुआत में इस प्रक्रिया को दिन में अलग अलग समय में दोहरा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस प्रक्रिया को किस तरह करना है और इसके कौन कौन से चरण हैं। तो सबसे पहले किसी समतल जगह पर सीधे खड़े हो जाएं या बैठ जाएं। उसके बाद नाक से धीरे धीरे श्वास लें। सबसे पहले फेफड़ों के निचले हिस्से को भरें। इस प्रक्रिया से सबसे पहले आपका डायफ्राम एक्टिव होकर नीचे की ओर दबाव डालता है, जिससे पेट के अंगों पर हल्का दबाव पड़ता है और पेट आगे की ओर फैलता है। इसके बाद फेफड़ों के बीच वाले हिस्से को भरें। इस समय निचली पसलियां और छाती बाहर की ओर फैलती है। अंत में फेफड़ों के ऊपरी हिस्से को भरें। इससे ऊपरी छाती उभरती है और छाती के ऊपरी 6-7 जोड़े पसलियां ऊपर उठती हैं। इस प्रक्रिया के अंत में पेट हल्का अंदर खिंच जाता है, जिससे फेफड़ों को सहारा मिलता है और ऊपरी हिस्सा भी भर जाता है। पहली बार सुनने में यह लगेगा कि इसमें 3 अलग अलग चरण हैं, लेकिन वास्तव में यह एक सतत प्रक्रिया है। श्वास एक ही क्रम में बिना झटके डायफ्राम से लेकर गले तक के हिस्से को समान रूप से भरना है। नियमित अभ्यास से यह आदत विकसित हो जाएगी और श्वास स्वाभाविक रूप से एक निरंतर क्रिया की तरह होगी। थोड़े अभ्यास के बाद आप कुछ ही सेकंड में संपूर्ण श्वास ले पाएंगे। इसके बाद श्वास को कुछ सेकंड तक रोक कर रखें और तीसरे चरण में धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें। छाती को स्थिर रखें, पेट को हल्का अंदर की ओर खींचें और हवा को ऊपर की ओर धीरे धीरे बाहर निकलने दें। पूरी तरह से श्वास बाहर निकालने के बाद छाती और पेट को ढीला छोड़ दें और कुछ देर फिर से सहज अवस्था में कुछ सेकंड के लिए सांस रोकें और इस तरह थोड़े अभ्यास से ही यह प्रक्रिया सहज हो जाएगी और एक बार यह आदत बन जाने पर यह क्रिया अपने आप स्वाभाविक रूप से होने लगेगी। इस विधि से श्वास लेने पर श्वसन तंत्र के सभी हिस्से एक्टिव हो जाते हैं और फेफड़ों का हर भाग, यहाँ तक कि सबसे अंदरूनी सेल्स जो लंबे समय से बंद पड़ी थी, एक्टिव होकर काम करने लगती हैं। इससे आपकी चेस्ट का हर हिस्सा पूरी तरह एक्सपेंड हो जाता है। इस प्रक्रिया में आप यह भी देखेंगे कि पूर्ण श्वास वास्तव में निचली, मध्यम और ऊपरी श्वास का मेल है, जो क्रम से तेजी से एक दूसरे के बाद आते हैं और मिलकर एक समान, निरंतर और पूर्ण श्वास बनाते हैं। यदि आप इस श्वास का अभ्यास एक बड़े आईने के सामने करें और अपने हाथों को हल्के से पेट पर रखें, तो आपको अपने अंदर के मूवमेंट का अनुभव होगा। श्वास अंदर लेने के अंत में कभी कभी कंधों को हल्का ऊपर उठाना अच्छा होता है। इससे आपकी कॉलर बोन ऊपर उठती है और हवा फेफड़े के ऊपरी हिस्से में भी पहुंच जाती है, जहां प्राय टीबी जैसी गंभीर बीमारियां जन्म लेती हैं। जैसा कि हमने पहले भी बात की कि शुरुआत में आपको इस प्रक्रिया में थोड़ी कठिनाई ज़रूर हो सकती है, लेकिन थोड़े ही अभ्यास से सब आसान हो जाएगा और जब आप इसे एक बार अच्छी तरह सीख लेंगे
तो आप कभी भी पुरानी आदतों पर लौटना नहीं चाहेंगे। चैप्टर 9 इफ़ेक्ट्स ऑफ योगिक ब्रीदिंग। पूर्ण श्वास का अभ्यास करने के लाभों के बारे में जितना भी कहा जाए कम है, और यदि आपने पहले की बातों को ध्यान से सुना है तो आपको इन लाभों की ओर विशेष रूप से ध्यान दिलाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। पूर्ण श्वास का अभ्यास करने से कोई भी व्यक्ति क्षय रोग या जिसे हम टीबी कहते हैं या और अन्य फेफड़ों की बीमारियों से सुरक्षित रह सकता है। इससे सर्दी जुकाम, ब्रोंकाइटिस और इसी तरह की कमजोरियों की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। टीबी का मुख्य कारण शरीर की कमज़ोर जीवन शक्ति होती है, जो पर्याप्त मात्रा में हवा न मिलने से होती है। जीवन शक्ति की कमजोरी शरीर को रोगाणुओं के हमले के लिए खुला छोड़ देती है। गलत ढंग से सांस लेने से फेफड़ों का बड़ा हिस्सा डीएक्टिवेट हो जाता है और यही हिस्सा हानिकारक कीटाणुओं को पनपने का अवसर देता है। स्वस्थ फेफड़े कीटाणुओं का विरोध करते हैं और किसी योद्धा की तरह उनसे लड़ते हैं। इसलिए स्वस्थ फेफड़े पाने का एकमात्र तरीका है फेफड़ों का सही तरीके से इस्तेमाल करना। लगभग सभी टीबी के मरीज नैरो चेस्ट वाले होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वे लोग गलत ढंग से सांस लेने की आदत के कारण अपने सीने को ठीक से विकसित और फैलाने में असफल रहते हैं। जो व्यक्ति पूर्ण श्वास का अभ्यास करते हैं उनका सीना चौड़ा और मजबूत होता है, और जो व्यक्ति संकरे सीने वाले होते हैं वह भी अगर इस श्वास विधि को अपनाएं तो अपना सीना सामान्य आकार तक वे फैला सकते हैं। यदि लोग अपने जीवन की कीमत समझते हैं तो उन्हें अपने सीने की क्षमता को विकसित करना ही होगा। सर्दी जुकाम को भी अक्सर थोड़े समय तक जोरदार पूर्ण श्वास का अभ्यास करके रोका जा सकता है, खासकर जब आपको लगे कि आप ठंड के अधिक संपर्क में आ गए हैं। तो जब ठंड लगे तो कुछ मिनट गहरी और ज़ोरदार सांस लें और आप थोड़ी ही देर में महसूस करेंगे कि आपके पूरे शरीर में गर्माहट और ताजगी दौड़ गई है। अधिकतर सर्दी जुकाम को पूर्ण श्वास और एक दिन आंशिक उपवास से ठीक किया जा सकता है। फेफड़ों में ठीक से ऑक्सीजन न मिलने पर रक्त अशुद्ध हो जाता है और उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। उसमें तरह तरह की अशुद्धियाँ भर जाती हैं और शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता। इससे शरीर में जहरीले अवशेष इकट्ठे होने लगते हैं, क्योंकि पूरा शरीर और उसके हर अंग का जीवन रक्त पर निर्भर करता है। इसलिए यदि रक्त शुद्ध नहीं है तो उसका असर पूरे तंत्र पर पड़ता है, और यही वजह है कि आजकल पूरी दुनिया में इतने सारे लोग ब्लड कैंसर जैसी इलाज बीमारियों से जूझ रहे हैं। ऐसी हर गंभीर बीमारी को योगिक ब्रीदिंग के जरिए होने से रोका जा सकता है। पेट और पाचन अंग भी गलत श्वास प्रक्रिया से बहुत कष्ट उठाते हैं। जब भोजन को रक्त से ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वह ठीक से पच नहीं पाता। यदि भोजन में ऑक्सीजन सही तरह से न मिले तो पाचन और आत्मसात करने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। नतीजा यह होता है कि शरीर को धीरे धीरे पोषण कम मिलने लगता है, भूख कम लगती है, ताकत घट जाती है, ऊर्जा कम होती है और मनुष्य कमज़ोर होने लगता है। यह सब केवल ठीक से श्वास न लेने के कारण होता है। यहाँ तक कि नर्वस सिस्टम भी गलत श्वास से प्रभावित होता है। मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और नसों को जब रक्त से पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता तो वे कमज़ोर और अशक्त हो जाते हैं। ऑक्सीजन की कमी से वे अपने काम, ऊर्जा को पैदा करना, संभालना और उसे पूरे शरीर में पहुंचाना अच्छे से नहीं कर पाते। इस कारण पूरा तंत्रिका तंत्र सुचारू रूप से काम नहीं कर पाता। पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का प्रभाव भी पूरे स्वास्थ्य पर बहुत अधिक पड़ता है। हम सबको यह अच्छे से पता है कि इस बारे में हमें यहाँ विस्तार से चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना हम अवश्य जान सकते हैं कि यदि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कमज़ोर हो जाएं तो उसका असर पूरे शरीर की शक्ति पर पड़ता है और पूरा तंत्र कमज़ोर हो जाता है। पूर्ण श्वास या योगिक ब्रीदिंग एक ऐसी रिदम उत्पन्न करता है जो प्रकृति का अपना तरीका है, जिससे यह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को सामान्य अवस्था में बनाए रखता है।
इससे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मजबूत और एक्टिव रहते हैं और उनकी शक्ति पूरे शरीर में फैल जाती है। ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इससे सेक्सुअल डिजायर्स और ज़्यादा बढ़ेंगी, बल्कि योगिक ब्रीदिंग से इस प्रवृत्ति को नियंत्रित किया जा सकता है और असमय इस प्रक्रिया का पशु प्रवृत्ति के रूप में प्रकट होना बहुत हद तक नियंत्रित हो जाता है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि यौन का संयम का अर्थ कमजोरी नहीं है, बल्कि योग की शिक्षा यह है कि जिस पुरुष या स्त्री का प्रजनन तंत्र स्वस्थ होता है उसकी इच्छा शक्ति भी मजबूत होती है, जिससे वह अपने को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाता है। योगियों का मानना है कि यौन शक्ति को बचाकर और सही दिशा में लगाकर शरीर और मन को विकसित किया जा सकता है। इसके विपरीत जब इसे व्यर्थ और अस्वाभाविक रूप से खर्च किया जाता है तो व्यक्ति दुर्बल और विकृत हो जाता है। इसलिए योगी कहते हैं कि पूर्ण श्वास स्वास्थ्य को पुनः स्थापित करने का सबसे अच्छा साधन है। इस प्रक्रिया के दौरान एक कामुक व्यक्ति पाएगा कि उसकी यौन इच्छाओं में कमी हो चुकी है, क्योंकि जो आनंद वह काम में ढूंढता था वह उसे अब सहज ही बिना काम के मिल रहा है। वहीं एक कमज़ोर व्यक्ति पाएगा कि उसका शरीर धीरे धीरे मजबूत हो रहा है और उसे वह शक्ति वापस मिल रही है जो पहले उससे छिन गई थी। योगियों का एक आदर्श वाक्य है कि सिर्फ ऐसा इंसान ही जीवन के महान रहस्यों से पर्दा उठा सकता है जो शारीरिक रूप से मजबूत हो और जिसके पास एक ऐसी इच्छा शक्ति हो जो नियंत्रित, परिपक्व और उच्च आदर्शों से प्रेरित हो। जब हम सही तरीके से सांस लेते हैं तो यह हमारे पेट और बाकी अंगों पर असर डालता है। सांसों की लय के साथ इन अंगों की एक तरह से कसरत होती रहती है, जिससे उनका काम और बेहतर होता रहता है और वे ठीक से काम करते हैं। हर गहरी सांस हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्सों को व्यायाम कराती है और खून का सही संचलन करती हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ छाती से ही सांस लें, जिसे हम मुंह से सांस लेना कहते हैं, तो ये फ़ायदा हमें नहीं मिलता। आजकल पश्चिमी दुनिया व्यायाम या फिजिकल एक्सरसाइज पर बहुत ध्यान देने लगी है। यह बहुत अच्छी बात है और हर इंसान को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि केवल बाहरी मांसपेशियों का व्यायाम ही सब कुछ नहीं है। हमारे आंतरिक अंगों को भी व्यायाम की उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि बाहरी अंगों को ज़रूरत है। प्रकृति ने इसके लिए हमें सही सांस लेने का तरीका दिया है। डायफ्राम इस आंतरिक व्यायाम का मुख्य साधन है। इसकी हलचल से हमारे शरीर के पोषण और शुद्धि से जुड़े अंग की संपूर्ण कसरत होती है। उन पर दबाव पड़ता है और उनमें अच्छे से खून पहुंचता है और उनका काम बेहतर होता है। अगर शरीर का कोई हिस्सा व्यायाम नहीं करता तो वह धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाता है और ठीक से काम करना बंद कर देता है। अगर डायफ्राम भी इस प्राकृतिक कसरत से वंचित रहे तो शरीर के बाकी अंग बीमार पड़ सकते हैं। पूर्ण श्वास या कंप्लीट ब्रीदिंग डायफ्राम को एक सही मूवमेंट देता है और साथ ही छाती के ऊपरी और बीच के हिस्से को भी मूवमेंट कराता है, इसलिए इसे कंप्लीट ब्रीदिंग कहा जाता है। सिर्फ पश्चिमी चिकित्सा की दृष्टि से देखें तो भी यह योगियों का श्वास लेने का तरीका हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसकी सरलता की वजह से लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते और महंगे व जटिल तरीकों पर अपना पैसा खर्च करते हैं। पर वे इस बात को नहीं समझते कि स्वास्थ्य तो उनके दरवाजे पर हर रोज़ दस्तक देता है, पर वे उसे कोई जवाब नहीं देते। और सच बात यह है कि जिस आसान तरीके को लोग नज़रअंदाज करते हैं वही उनके स्वास्थ्य की असली कुंजी है। अध्याय 10 ए फ्यू बीट्स ऑफ योगिक लोर। इस अध्याय में हम योगियों के श्वास के उन 3 तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनसे उन्हें तमाम तरह की रहस्यमयी ताकतें मिलती थी। तो इसमें पहला है योगिक शुद्धि श्वास या क्लिंजिंग ब्रीथ, जिसे फेफड़ों की मजबूती और सहनशक्ति का रहस्य माना जाता है। दूसरा है योगिक नर्व वाइटलाइजिंग एक्सरसाइज, जिसे योगियों ने सदियों पहले से अपनाया है। तीसरा है योगी स्वर श्वास या योगी वोकल ब्रीदिंग,
जो उनकी मधुर और प्रभावशाली आवाज़, जिससे हर कोई उनसे प्रभावित हो जाता था, का एक बड़ा कारण था। तो चलिए अब एक एक करके तीनों को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। योगी शुद्धि श्वास, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। योगियों का यह एक प्रिय श्वास अभ्यास है जिसे वे तब करते थे जब उन्हें फेफड़ों को साफ और ताज़ा करने की आवश्यकता महसूस होती थी। वे अपने बाकी श्वसन अभ्यासों को भी अक्सर इसी श्वास से समाप्त करते थे। यह श्वास फेफड़ों को वेंटिलेट और शुद्ध करता है, कोशिकाओं को एक्टिव करता है और श्वसन तंत्र को स्वस्थ बनाता है। यह शरीर की सामान्य स्वास्थ्य स्थिति को भी मजबूत करता है। इसके अलावा यह पूरे शरीर को ताजगी देता है। वक्ता, गायक और अन्य लोग जिन्हें अपनी आवाज़ और श्वसन पर जोर डालना पड़ता है, उनके लिए यह श्वास विशेष रूप से आरामदायक है। इस अभ्यास की विधि इस प्रकार है। सबसे पहले गहरी और पूरी सांस लें। कुछ क्षण तक इस सांस को रोक कर रखें। उसके बाद अपने होठों को सीटी बजाने की तरह गोल करें। ध्यान रखें इस दौरान आपके गाल न फूलें। सांस अंदर खींचें और थोड़ी देर रुकें। फिर दोबारा इसी तरह श्वास बाहर निकालें। यह प्रक्रिया कम से कम 8 से 10 बार दोहराएं। इस प्रक्रिया में यह ध्यान रखें कि आपको होठों के बीच से हवा को ज़ोर से बाहर निकालना बेहद ज़रूरी है। यह श्वास प्रक्रिया उस समय बहुत ताजगी देती है जब शरीर बिल्कुल थका हुआ या एकदम निढाल महसूस कर रहा हो। एक बार इसको व्यवहार में लाने पर ही आप इसके फ़ायदे समझ जाएंगे। इसे इतनी बार करें कि यह अभ्यास सहज और स्वाभाविक लगने लगे। दूसरा तरीका है योगी नर्व स्फूर्ति श्वास। यह अभ्यास योगियों में बहुत लोकप्रिय है। इसे सबसे शक्तिशाली नर्व उत्तेजक और शरीर को स्फूर्ति देने वाला अभ्यास माना जाता है। नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करना, ऊर्जा और जीवन शक्ति को बढ़ाना और शरीर को एक्टिव और ऊर्जावान बनाना इसके ज़रिए किया जा सकता है। यह अभ्यास नसों के महत्वपूर्ण केंद्रों पर दबाव डालता है, जिससे पूरा नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है और शरीर के सभी हिस्सों में नई ऊर्जा और स्फूर्ति पहुंच जाती है। इस प्रक्रिया को करने के लिए सबसे पहले किसी समतल जगह पर बैठ जाएं, या आप खड़े भी हो सकते हैं। गहरी पूरी सांस लें और रोक कर रखें। दोनों हाथ सामने की ओर सीधा फैलाएं। हाथों को ढीला और रिलैक्स रखें। बस आपके हाथों की मुट्ठियाँ हल्की सी बंद कर रखें। इसके बाद धीरे धीरे अपनी मुट्ठियों को पीछे खींचें और कंधों तक ले जाएं। इस समय हाथ की मांसपेशियां इतनी कस जाएंगी कि गहरा दबाव महसूस होगा। इसके बाद अपनी मुट्ठियों को जोर लगाकर आगे की ओर धकेलें, फिर तुरंत वापस पीछे खींचें। यह प्रक्रिया कई बार तेज़ी से करें। फिर मुंह से जोर से सांस बाहर छोड़ें और अंत में शुद्धि श्वास करें। इस अभ्यास का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी तेज़ी और शक्ति से मुट्ठियों को खींचते और धकेलते हैं और मांसपेशियों में कितना दबाव लाते हैं। फेफड़े पूरी तरह से भरे हों तो असर और भी अधिक होगा। यह अभ्यास दिखने में जितना सरल लगता है, इसका असर भी उतना ही गहरा है। इसके बाद बात करते हैं यौगिक वोकल श्वास की। योगियों के पास आवाज़ को विकसित करने के लिए विशेष श्वास की एक विधि होती थी, जिससे उनकी आवाज़ें कोमल, सुंदर और आकर्षक लगती थी। इस अभ्यास से आवाज़ में एक अजीब सी तैरती हुई विशेषता और गहरी शक्ति आ जाती थी। यदि समय पर और नियमित रूप से इसे किया जाए तो ये सभी गुण किसी भी इंसान की आवाज़ में भी आ जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इस प्रकार की श्वास को केवल कभी कभार करना चाहिए। इसे सामान्य श्वास की तरह हमेशा नहीं करना चाहिए। तो यह विधि कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले धीरे धीरे और लगातार नाक से पूर्ण श्वास लें। श्वास लेते समय जितना समय लगे उतना लें। कुछ सेकंड तक श्वास रोकें, फिर एक ही बार में खुले मुंह से ज़ोर से सांस बाहर फेंक दें और उसके बाद फेफड़ों को शुद्ध करने वाली श्वास विधि से खुद को रिलैक्स करें। योगियों के अनुभव ने
हमें यह भी सिखाया है कि आवाज़ की गूंज, गुणवत्ता और शक्ति सिर्फ गले पर निर्भर नहीं करती, बल्कि चेहरे की मांसपेशियों आदि का भी इसमें बड़ा योगदान होता है। कुछ लोगों का सीना बड़ा होने पर भी उनकी आवाज़ कमज़ोर होती है, जबकि छोटे सीने वाले बहुत से लोगों की अद्भुत ताकत और गुणवत्ता वाली आवाज़ होती है। अध्याय 11 7 यौगिक ब्रीदिंग टेक्निक्स। इस अध्याय में हम योगियों की 7 सबसे पसंदीदा ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले तरीके से। रोकी हुई सांस या द रिटेन्ड ब्रीथ। यह एक बहुत महत्वपूर्ण व्यायाम है जो श्वसन मांसपेशियों और फेफड़ों को मजबूत और विकसित करता है। इसका नियमित अभ्यास छाती को फैलाने में भी मदद करता है। योगियों ने पाया कि पूरी सांस भरने के बाद थोड़ी देर सांस रोकना बहुत लाभकारी होता है। इससे न केवल श्वसन तंत्र को बल्कि पाचन अंगों, तंत्रिका तंत्र और रक्त को भी लाभ मिलता है। उन्होंने यह भी पाया कि सांस रोकने से फेफड़ों में रुकी हुई हवा शुद्ध होती है और रक्त अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करता है। रोकी हुई सांस शरीर की अपशिष्ट चीज़ों को इकट्ठा कर लेती है और जब सांस छोड़ी जाती है तो इससे अपशिष्ट भी बाहर निकल जाता है, जिससे फेफड़े साफ हो जाते हैं। जैसे आंतों की सफाई मल त्याग से होती है। योगी इस व्यायाम को पेट, लीवर और रक्त की कई बीमारियों में उपयोगी मानते हैं। यह बदबूदार सांस की समस्या को भी दूर करता है, जो अक्सर खराब फेफड़ों के कारण होती है। इसलिए सभी लोगों को सलाह दी जाती है कि इस व्यायाम पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि इसके बहुत सारे लाभ हैं। तो आप इसे कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं, उसके बाद पूरी सांस अंदर लें। फिर जितनी देर आप सहज रूप से सांस रोक सकते हैं उतनी देर सांस रोकने की कोशिश करें। उसके बाद मुंह खोलकर जोर से एक सांस बाहर छोड़ें और इसके बाद इसकी समाप्ति क्लींजिंग ब्रीथ से करें। शुरुआत में आप थोड़े समय तक ही सांस रोक पाएंगे, लेकिन थोड़ा अभ्यास करने पर इसमें काफ़ी सुधार हो जाएगा। यदि आप चाहें तो घड़ी से समय मापकर अपनी प्रगति देख सकते हैं। दूसरा तरीका है फेफड़ों की कोशिकाओं को एक्टिव करना, लंग सेल स्टिमुलेशन। यह व्यायाम फेफड़ों की एयर सेल्स को एक्टिव करने के लिए बनाया गया है, लेकिन शुरुआती लोगों को इसे बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। कभी कभी शुरुआत में हल्की चक्कर जैसी अवस्था इसमें हो सकती है। ऐसे में थोड़ी देर टहल लें और व्यायाम बंद कर दें। इसे करने की कुछ विधियां इस प्रकार हैं। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और हाथ बगल में रखें। धीरे धीरे और गहराई से सांस लें। सांस लेते समय उंगलियों से छाती पर हल्की थपकी देते रहें, अपनी जगह बदलते हुए। जब फेफड़े भर जाएं तब सांस रोककर हथेलियों से छाती को हल्के हल्के थपथपाएं और अंत में शुद्धिकारी श्वास लें। तीसरा तरीका है पसलियों को फैलाना। हम जानते हैं कि पसलियां कार्टिलेज से जुड़ी होती हैं, जिससे वे फैल और सिकुड़ सकती हैं। सही तरीके से सांस लेने में पसलियों की बड़ी भूमिका होती है, इसलिए समय समय पर उन्हें विशेष अभ्यास देना ज़रूरी है ताकि उनकी लचक बनी रहे। लंबे समय तक गलत तरीके से खड़े या बैठे रहने की आदत, जो आजकल लगभग सभी लोगों में पाई जाती है, पसलियों को कठोर और अकड़ा हुआ बना देती है। यह व्यायाम उस कठोरता को दूर करने और पसलियों को लचीला बनाए रखने में बहुत मदद करता है। इसके लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को शरीर के दोनों ओर कंधों के बराबर में सीधा कर लें और जितना हो सके ऊपर रखें। अंगूठे पीछे की ओर, हथेली छाती के किनारे पर और अंगुलियां सामने की ओर हों। अब एक पूरी सांस लें। थोड़ी देर सांस रोक कर रखें, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए शरीर के दोनों ओर हल्का दबाव डालें और इस प्रक्रिया का अंत भी शुद्धिकारी श्वास से करें। तो चलिए बात करते हैं अब फोर्थ सिस्टम की, जो कि है चेस्ट एक्सपेंशन। लगातार झुककर काम करने या गलत मुद्रा के कारण छाती सिकुड़ जाती है। यह व्यायाम छाती को फिर से सामान्य और विस्तृत करने के लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए सबसे पहले एक जगह पर सीधे खड़े हों, पूरी सांस लें, सांस रोकें
और अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाएं और मुट्ठियां बनाकर कंधे की ओर ऊंचाई पर साथ में मिलाएं। अब दोनों हाथों को जोर से पीछे की ओर झुलाएं जब तक कि हाथ सीधे होकर कंधों से बगल की ओर न फैल जाएं। फिर वापस पहली स्थिति में लौट आएं और बार बार इस प्रक्रिया को दोहराएं। अंत में मुंह खोलकर जोर से सांस छोड़ें और इस प्रक्रिया का अंत भी शुद्धिकारी श्वास से करें। उसके बाद है वॉकिंग एक्सरसाइज। इसके लिए सबसे पहले सिर सीधा रखें, थोड़ी हल्की सी अंदर की ओर रखें, अपने कंधों को पीछे की ओर रखें और उन्हें संतुलन में स्थापित करें। चलते समय पूरी सांस अंदर लें और मन ही मन काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8। हर कदम पर एक एक गिनती गिनते रहें ताकि 8 कदम तक श्वास अंदर जाए। फिर नाक से धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें और गिनें 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 कदम तक सांस बाहर निकालें। उसके बाद श्वास के बीच थोड़ी देर विश्राम करें, लेकिन चलते रहें और अपनी काउंटिंग करते रहें 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसा तब तक करें जब तक आप हल्का थका हुआ न महसूस करें। इस प्रक्रिया को आप दिन के किसी भी समय कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं द मॉर्निंग एक्सरसाइज। इसके लिए आप इस तरह खड़े हों जैसे सेना की मुद्रा में कोई सिपाही खड़ा हो। अपना सिर ऊंचा रखें, आंखें सामने की ओर रखें, कंधे पीछे की तरफ, घुटने सीधे और हाथ बगल में। अब धीरे धीरे पैरों की उंगलियों पर उठें और उसी समय पूरी सांस लें। थोड़ी देर तक सांस रोकें और इसी स्थिति में बने रहें। धीरे धीरे सामान्य स्थिति पर वापस लौट आएं और उसी समय नाक से सांस बाहर छोड़ें। तो अब बात करते हैं आखिरी प्रक्रिया की, जो कि है स्टिमुलेटिंग सर्कुलेशन। इसके लिए भी आप सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं, पूरी सांस लें और थोड़ी देर रोक के रखें। आप थोड़ा आगे झुकें और एक डंडा या लाठी पकड़ने जैसा नाटक करने की कोशिश करें। खुद पर मजबूती से पकड़ने का दबाव डालें, जैसे आपने सचमुच एक लाठी पकड़ रखी हो। थोड़ी देर बाद पकड़ ढीली कर दें और वापस सीधा खड़ा हो जाएं और धीरे धीरे सांस बाहर की ओर निकालें। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराएं और अंत में इसका अंत भी शुद्धिकारी श्वास लेकर करें। इन व्यायामों से ब्लड फ्लो एक्टिव होता है और इससे धमनियों का रक्त हाथ पैरों तक पहुंचता है और शिराओं का रक्त वापस हृदय और फेफड़ों की ओर लौटता है, जहां वह ताज़ी ऑक्सीजन से भर जाता है। जिन लोगों का ब्लड फ्लो कमज़ोर होता है उनके लिए यह अभ्यास बहुत उपयोगी है। अध्याय 12 7 स्मॉल योगिक एक्सरसाइजेज। इस अध्याय में हम योगियों की 7 आमतौर पर की जाने वाली एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। इन एक्सरसाइज को नियमित रूप से करने से आप लंबे समय तक स्वस्थ बने रहेंगे। तो चलिए हर अभ्यास को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अभ्यास 1। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और अपने पैरों को थोड़ा फैला लें। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, गहरी सांस लें और अपने फेफड़ों में हवा भरें। सांस को थोड़ी देर तक रोक कर रखें। हाथों को सिर के ऊपर उठाएं, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें और शरीर को ढीला कर दें। अंत में श्वास को बाहर निकालें और इसका अंत भी शुद्धि श्वास का अभ्यास करके करें। दूसरा अभ्यास है सीधे खड़े हो जाएं और गर्दन और पीठ एकदम सीधी रखें। दोनों हाथों को सामने लाएं और आगे बढ़ाएं। उसके बाद गहरी सांस लें और जितना हो सके सांस अंदर लें। फिर सिर को पीछे की ओर ले जाएं और सांस रोक कर रखें। मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें और इसके बाद इसका अंत भी आप शुद्धि श्वास से करें। अभ्यास 3। सीधे खड़े हों, दोनों हाथ आगे की ओर सीधे रखें, पूरी गहरी सांस लें और उसके बाद हाथों को गोल घेरे में पीछे की ओर घुमाएं। कुछ देर ऐसा करें, जितनी देर तक आप कर सकते हैं। सांस को रोक कर रखें, चाहे तो एक बार एक हाथ घुमा सकते हैं, फिर दूसरा, और घुमाव की गिनती भी ध्यान में रखें।
और इसके बाद मुंह से ज़ोर से सांस बाहर फेंक दें। अभ्यास 4। इसके लिए पेट के बल ज़मीन पर लेट जाएं। अपनी हथेलियां जंघाओं के पास फर्श पर टिका दें। एक गहरी सांस लें और सांस रोक कर रखें। धीरे धीरे शरीर को अपने हाथ व पंजों के सहारे ऊपर उठाएं जब तक कि पूरा भार हाथों पर न आ जाए। फिर धीरे से प्रारंभिक स्थिति में लौट आएं। इसे 3 बार दोहराएं। उसके बाद मुंह से ज़ोर से सांस बाहर छोड़ें। अभ्यास 5। सबसे पहले किसी दीवार के सामने खड़े हो जाएं और अपनी हथेलियां दीवार पर रख दें। एक गहरी सांस लें और रोक कर रखें। धीरे धीरे छाती को दीवार के पास लाएं, जैसे अपने भार को आप दीवार पर डाल रहे हों। धीरे धीरे पीछे की ओर हटने की कोशिश करें और मुंह से सांस छोड़ें। अभ्यास 6। सीधे खड़े रहें, दोनों हाथ साइड में रखें। एक गहरी सांस लें और फिर एक पैर को घुटने से मोड़ें और आगे बढ़ाएं। अगर संभव हो तो सांस रोक कर रखें। आखिरी अभ्यास है, सबसे पहले सीधे खड़े हों, पैरों को अलग रखें, हथेलियों को सामने रखें जैसे बैठने की तैयारी कर रहे हों। एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे ज़मीन पर बैठें जैसे आप किसी कुर्सी पर बैठ रहे हों। सांस को रोके हुए फिर वापस उसी स्थिति में लौट आएं और गहरी सांस लें। चैप्टर 13 वाइब्रेशंस एंड पावर्स ऑफ योगिक ब्रीदिंग। इस दुनिया की हर वस्तु कंपन या वाइब्रेशन करती है। सबसे छोटे परमाणु से लेकर सबसे बड़े ग्रह सूर्य तक सब कुछ लगातार कंपन की स्थिति में है। कोई भी चीज़ पूरी तरह स्थिर नहीं है। कंपन से ही जीवन की सारी क्रियाएं होती हैं। इंसानी शरीर में भी निरंतर कंपन होते रहते हैं, जिससे हमारा शरीर जीवित रहता है। शरीर की सभी कोशिकाएं, ऊतक और अंग हमेशा बदलते रहते हैं। हमारा शरीर हर समय कंपन कर रहा है और यह कंपन हमें सांस लेने, सोचने, काम करने में मदद करता है। अगर किसी चीज़ को लंबे समय तक एक जैसी अवस्था में रखा जाए तो वह टूटने लगती है। इसी तरह जब शरीर ठीक से कंपन नहीं करता या सही ढंग से सांस नहीं लेता तो व्यक्ति बीमार भी हो सकता है। योगी मानते हैं कि सही और नियमित सांस लेने से शरीर में ऊर्जा ठीक तरह से पहुंचती है। यह प्राण शक्ति दिमाग, नसों और अंगों तक सही मात्रा में पहुंचती है, जिससे शरीर और मन हमेशा स्वस्थ रहते हैं। योग में बताया गया है कि अगर हम ध्यानपूर्वक और लयबद्ध ढंग से सांस लें तो पूरे शरीर और दिमाग पर इसका अद्भुत प्रभाव पड़ता है। योगी मानते हैं कि यदि कोई नियमित रूप से इस तरह सांस लेने का अभ्यास करे, जिस तरह हमने पिछले अध्याय में चर्चा की है, तो उसमें एक खास तरह की शक्ति आ जाती है। इतना ही नहीं, वह अपनी शक्ति दूसरे लोगों को ट्रांसफ़र भी कर सकता है। योगी इसका उपयोग अक्सर लोगों की भलाई के लिए करते थे, लेकिन वैज्ञानिकों को इसकी पूरी समझ नहीं है, परंतु योग में इसे बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। हर मनुष्य के अंदर कई रहस्यमयी शक्तियाँ होती हैं, परंतु उन्हें सिर्फ सांस के चरणबद्ध तरीके से ही एक्टिवेट किया जा सकता है। जिस जगह पर मनुष्य रहता है वह एक छोटी नाव की तरह है जो जीवन के विशाल सागर में चल रही है। यह नाव केवल इंसान ही नहीं बल्कि पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और सितारों की शक्तियों से भी जुड़ी है। हम चारों तरफ से आने वाली तरंगों और रिदम्स के प्रभाव में रहते हैं और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। जब हमारा जीवन इन प्राकृतिक रिदम्स के साथ तालमेल में होता है तब हम स्वास्थ्य और संतुलन अनुभव करते हैं, और जब इस लय के साथ तालमेल बिगड़ जाता है तभी समस्याएं पैदा होना शुरू हो जाती हैं। योगियों का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति लयबद्ध और सजग तरीके से सांस ले तो वह इन प्राकृतिक तरंगों और रिदम्स के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकता है। ऐसा करने से हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, खासकर दिमाग और नसों पर। इसका असर बहुत गहरा होता है, जिससे मन शांत रहता है और विचार निरंतर साफ और स्पष्ट होते जाते हैं। इस अभ्यास का असर शरीर के कई हिस्सों पर दिखता है।
पेट और छाती का चलना, नाड़ियों का संतुलन और रक्त का प्रवाह, सब पर इसका अच्छा और गहरा प्रभाव पड़ता है। जो लोग नियमित रूप से इस तरह की सांस लेते हैं वे तनाव और चिंता को बेहतर ढंग से संभाल पाते हैं। उनका चेहरा शांत दिखाई देता है और उनकी आदतों में सहज संयम आ जाता है। लयबद्ध सांस लेने से आवाज़ भी स्थिर और मधुर होती है और बोलते समय घबराहट कम होती है। इसे अपनाने से शरीर की शक्ति बचती है, थकान कम होती है और काम में एकाग्रता बढ़ती है। योग में इसे साधारण लेकिन शक्तिशाली तरीका कहा गया है, जिसे हर कोई सीख सकता है और जीवन में लागू कर सकता है। सदियों से योगियों का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों को किसी दिशा में भेजते समय लयबद्ध श्वास का अभ्यास करे तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और विचार उस स्रोत तक प्रभावी रूप से पहुंच जाता है, बिल्कुल किसी तीर की तरह। लयबद्ध श्वास से मानसिक उपचार या मैग्नेटिक हीलिंग की शक्ति 100% तक बढ़ जाती है। लयबद्ध श्वास में सबसे ज़रूरी बात यह है कि लय का अनुभव बना रहे। इसे इस तरह समझें कि जिन्हें संगीत की जानकारी है उनके लिए संगीत का ताल बना रहे, और जिनको संगीत का ज्ञान नहीं है वे इसे सैनिकों की चाल से इसे इस तरह समझ सकते हैं, जैसे लेफ़्ट राइट या 1 2 3 4 5 इस तरह। योगी अपनी लयबद्ध श्वास का समय हृदय की धड़कन पर आधारित करते हैं। हर व्यक्ति की हृदय की गति अलग अलग होती है, इसलिए हर व्यक्ति की अपनी धड़कन ही उसके लिए सही मानक है। अपनी नाड़ी को हाथ से पकड़कर उसकी धड़कन गिने 1 2 3 4 5 6। कुछ समय अभ्यास करने पर यह लय आपके मन में बैठ जाएगी और आप इसे आसानी से दोहरा पाएंगे। शुरुआत में आप लगभग 6 पल्सेस तक ही श्वास अंदर ले पाएंगे, लेकिन अभ्यास से यह समय धीरे धीरे बढ़ जाएगा। योगियों का नियम है कि श्वास अंदर लेने और श्वास बाहर छोड़ने का समय बराबर होना चाहिए एवं श्वास रोकने का समय और श्वास लेने और छोड़ने के समय का आधा होना चाहिए। रिदमिक श्वास का अभ्यास आप इस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले सीधे बैठें और शरीर को आरामदायक स्थिति में रखें। छाती, गर्दन और सिर को लगभग सीधी रेखा में रखें। कंधे हल्के पीछे की ओर और हाथ आसानी से गोद में रखें। इस स्थिति में शरीर का भार पसलियों पर रहता है और इसे आसानी से बनाए रखा जा सकता है। योगियों का अनुभव है कि छाती को दबाकर और पेट को बाहर निकालकर सही परिणाम नहीं मिलते। इसके बाद अब धीरे धीरे कंप्लीट ब्रीदिंग का अभ्यास करें और इसे 6 पल्सेस तक गिनते हुए करें। इसके बाद थोड़ी देर श्वास रोकें और 3 धड़कन तक गिनने की कोशिश करें। इसके बाद नाक से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें और इसे 6 पल्सेस तक गिनते हुए करें। श्वास छोड़ने के बाद अगली श्वास लेने से पहले 3 धड़कनों तक रुकें। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराएं, लेकिन शुरुआत में सहज रहें और ज़्यादा थकान न महसूस करें। जब अभ्यास बंद करना चाहें तो अंत में क्लींजिंग ब्रीथ या शुद्धिकरण श्वास लें। इससे फेफड़े साफ होंगे और शरीर को आराम मिलेगा। थोड़े अभ्यास के बाद आप धीरे धीरे श्वास अंदर लेने और बाहर छोड़ने की अवधि बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक कि लगभग 15 धड़कनों तक। पर याद रखें, श्वास रोकने और श्वासों के बीच का समय हमेशा श्वास लेने और छोड़ने के समय का आधा होना चाहिए। श्वास को लंबा करने की कोशिश में ज़्यादा दबाव न डालें। असली बात यह है कि लय को पकड़ना ही महत्वपूर्ण है। जितना हो सके लय पर ध्यान दें। अभ्यास करते करते आप महसूस करेंगे कि आपके पूरे शरीर में जैसे एक तालबद्ध कंपन वाइब्रेशन हो रहा है। इसमें धैर्य और नियमित अभ्यास की ज़रूरत होती है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको अपने सुधार से खुशी महसूस होगी। योगी का असली बल उसके पेशेंस और लगन पर होता है। इन्हीं गुणों के कारण वह जीवन की ऊंची उपलब्धियां प्राप्त कर पाता है। चैप्टर 14 फिनोमेना ऑफ योगिक ब्रीदिंग। योगी लयबद्ध सांस के अभ्यासों को छोड़कर इस पुस्तक में
अब तक बताए गए अधिकतर अभ्यास शारीरिक स्तर से जुड़े हुए थे। ये अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि योगियों का मानना है कि ये आगे चलकर मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यासों की मजबूत नींव रखते हैं। लेकिन ध्यान रखें, शारीरिक अभ्यास को कभी हल्के में न लें, न ही इसे त्यागें, क्योंकि मजबूत शरीर ही मजबूत मन का आधार होता है। शरीर को योगी आत्मा का मंदिर मानते हैं क्योंकि यही वह दीपक है जिसमें आत्मा का प्रकाश जलता है। इसलिए हर चीज़ का अपना महत्व है और हर चीज़ अपनी जगह पर अच्छी होती है। पूर्ण विकसित मनुष्य वही है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को समान महत्व देता है और तीनों को एक क्रमबद्ध तरीके से अपने जीवन में बनाए रखता है। यदि इनमें से किसी को भी नज़रअंदाज किया जाए तो यह एक भूल होगी जिसका सुधार कभी न कभी उस मनुष्य को करना ही पड़ेगा। यह एक ऐसा ऋण है जिसे ब्याज सहित हर हालत में चुकाना ही पड़ता है। अब हम यौगिक श्वास विज्ञान के मानसिक और आध्यात्मिक पक्ष की ओर बढ़ेंगे। इसके लिए हम अलग अलग तरह के अभ्यासों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यौगिक मानसिक श्वास, या जिसे लयबद्ध श्वास भी कहते हैं। इसे योगी सभी अभ्यासों में सबसे ऊपर मानते हैं और इसकी विधि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा है प्राण का वितरण या प्राण डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए फर्श पर सीधा लेट जाएं और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अपने हाथों को हल्के से सोलर प्लेक्स पर रखें। सोलर प्लेक्स यानी कि पेट के बीच वाला हिस्सा जहां पसलियां अलग होना शुरू होती हैं। और अब लयबद्ध रूप से श्वास लें और छोड़ें। जब श्वास की लय अच्छी तरह स्थापित हो जाए तब कल्पना करें कि हर श्वास के साथ आप जीवन ऊर्जा का अतिरिक्त भंडार ब्रह्मांडीय स्रोत से खींच रहे हैं। यह ऊर्जा आपकी नर्वस सिस्टम द्वारा ग्रहण की जाती है और सोलर प्लेक्सस में स्टोर हो जाती है। हर श्वास छोड़ते समय कल्पना करें कि यह प्राण शक्ति आपके पूरे शरीर में बिखर रही है। हर मांसपेशी, कोशिका और परमाणु तक यह प्राण ऊर्जा पहुंच रही है। हर नस, धमनी और शिरा तक यह पहुंच रही है। सिर से लेकर पैर के तलुओं तक यह पहुंच रही है। इसके बाद यह ऊर्जा पूरे शरीर को ताजगी, शक्ति और उत्साह से भर रही है। अपने मन में इस तरह के विचार निरंतर बनाए रखें। इसके बाद खुद से कहें, यह हर नस और हर अंग को मजबूत कर रही है, हर नर्व सेंटर को नई शक्ति प्रदान कर रही है। इस अभ्यास के दौरान मन में यह चित्र बनाएं कि प्राण ऊर्जा फेफड़ों से होकर अंदर आ रही है, फिर सोलर प्लेक्सस द्वारा पूरे शरीर में भेजी जा रही है, सिर से लेकर पैरों की उंगलियों तक। इस प्रक्रिया में इच्छा शक्ति पर जोर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। केवल मन में शांत आदेश और स्पष्ट मानसिक चित्र बनाना ही पर्याप्त है। यह तरीका ज़बरदस्ती इच्छा शक्ति लगाने से कहीं बेहतर है, क्योंकि ज़बरदस्ती करने से ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। यह अभ्यास बहुत लाभकारी है। यह नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है, शरीर में गहरी ताजगी लाता है और पूरे शरीर को आराम और शांति का अनुभव कराता है। यह अभ्यास उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो स्ट्रेसफुल या थके हुए महसूस करते हैं, क्योंकि यह शरीर और मन दोनों को तरोताज़ा कर देता है। तीसरा है दर्द को रोकना। लेटकर या सीधे बैठकर लयबद्ध श्वास लें। मन में यह भावना रखें कि आप प्राण अंदर खींच रहे हैं। फिर एक और श्वास लें, इस बार यह सोचकर कि आप उस दर्द को बाहर निकाल रहे हैं। इस अभ्यास को 7 श्वासों तक करें। इसके बाद शुद्धिकरण श्वास लें और थोड़ा विश्राम करें। थोड़ी देर बाद इसे फिर से दोहराएं। धीरे धीरे आपको राहत महसूस होगी। अक्सर तो 7 श्वास पूरी होने से पहले ही आप यह महसूस करने लगेंगे कि आपका दर्द बेहद कम हो चुका है। चौथा है रक्त संचार को नियंत्रित करना। इसके लिए लेटकर या सीधे बैठकर लयबद्ध श्वास लें। श्वास छोड़ते समय कल्पना करें कि आप रक्त संचार को शरीर के किसी भी हिस्से की ओर भेज रहे हैं जहां
रक्त का प्रवाह कमज़ोर है। यह तरीका ठंडे हाथ पांव को गर्म करने में बहुत उपयोगी है। सिरदर्द के मामले में भी लाभदायक है क्योंकि इसमें रक्त को नीचे की ओर भेजा जाता है। पहले यह पैरों तक पहुंचकर उन्हें गर्म करता है, फिर रक्त को सिर से नीचे की ओर उतारता है जिससे दबाव कम होता है। इस अभ्यास में भी मन में यह चित्र बनाएं कि श्वास छोड़ते समय रक्त और ऊर्जा उस हिस्से की ओर जा रहे हैं और लयबद्ध श्वास इस प्रक्रिया को आसान बना देता है। उसके बाद है आत्म चिकित्सा या सेल्फ हीलिंग। आरामदायक स्थिति में लेट जाएं और लयबद्ध श्वास लें। मन में यह आदेश दें कि आप प्रचुर मात्रा में प्राण ऊर्जा अंदर खींच रहे हैं। श्वास छोड़ते समय कल्पना करें कि यह प्राण उस बीमार हिस्से में जा रहा है ताकि उसे शक्ति और ऊर्जा मिल सके। कभी कभी इस अभ्यास में आप बदलाव भी कर सकते हैं। कल्पना करें कि आप रोग को बाहर फेंक रहे हैं और वह बीमारी शरीर से निकलकर ब्रह्मांड में जा रही है और गायब हो रही है। जब आप अपने शरीर के किसी हिस्से को ठीक करना चाहें तो अपने हाथों को सिर से लेकर प्रभावित हिस्से तक ले जाएं। ऐसा करते समय मन में यह कल्पना करें कि प्राण ऊर्जा आपके हाथों से होकर प्रभावित हिस्से तक पहुंच रही है और उसे ठीक कर रही है। कुछ योगी दोनों हाथ प्रभावित हिस्से पर रखते हैं और फिर नियमित रूप से सांस लेते हैं। वे यह सोचते हैं कि जैसे प्राण उस हिस्से में पंप होकर जा रहा है और बुरी ऊर्जा या बीमारी बाहर निकल रही है। इसे ऐसे समझें जैसे गंदे पानी की जगह साफ पानी डालने से बर्तन साफ हो जाता है। अगर मन में यह चित्र साफ रहेगा तो यह अभ्यास बहुत असरदार होगा। अब बात करते हैं हीलिंग अदर्स या दूसरों को ठीक करना। मेन बात यह है कि रिदमिक सांस लेने और मन को नियंत्रित करने से आप बहुत सारी प्राण ऊर्जा अपने अंदर खींच सकते हैं और उसे दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुंचा सकते हैं। इससे उसके कमज़ोर अंगों और हिस्सों को ताकत मिलेगी और उसकी बीमारी दूर हो जाएगी, जिसका इस्तेमाल योगी अक्सर करते हैं और करते आ रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले यह सीखना होगा कि किस तरह मन में एक साफ और स्पष्ट तस्वीर बनाई जाए कि प्राण ऊर्जा आपके हाथों से होकर मरीज के शरीर के अंदर जा रही है। फिर नियमित रूप से सांस लें और जब लय बन जाए तो अपने हाथ मरीज के प्रभावित हिस्से पर हल्के से रखें। पंपिंग तरीके का उपयोग करें और प्राण उस हिस्से तक पहुंचाएं। किसी भी रोगी का इलाज करते समय यह कल्पना करें कि प्राण ऊर्जा रोगी के शरीर में लगातार बह रही है और बीमार हिस्से को की ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से ठीक कर रही हैं और उसकी बीमारी बाहर निकल रही है। बीच बीच में अपने हाथ ऊपर उठाएं और उंगलियों को ऐसे हिलाएं जैसे बीमारी को आप झाड़कर बाहर फेंक रहे हों। और इलाज ख़त्म होने पर कुछ देर के लिए क्लिंजिंग ब्रीथ ज़रूर कर लें। इलाज के दौरान अपने आप को ऐसे महसूस करें कि आप तो बस एक माध्यम हैं और प्राण ऊर्जा सीधे रोगी तक पहुंच रही है। इस दौरान आपको अपने हाथों को ज़ोर से हिलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा छूना या रखना ही काफ़ी होगा ताकि प्राण ऊर्जा प्रभावित हिस्से तक पहुंच सके। इलाज के दौरान लयबद्ध सांस लेना बहुत ज़रूरी है। इससे प्राण ऊर्जा का प्रवाह आसान हो जाता है। बेहतर होगा कि आप रोगी की खुली त्वचा पर हाथ रखें, लेकिन अगर यह संभव न हो तो कपड़ों के ऊपर से भी आप ऐसा कर सकते हैं। कभी कभी इलाज के दौरान उंगलियों को सिरों से हल्का हल्का शरीर को छूते हुए नीचे की ओर ले जाना भी रोगी को आराम देता है। उंगलियां थोड़ी सी अलग रखें, यह तरीका बहुत ही आरामदायक होता है। अगर किसी रोगी को लंबे समय से परेशानी है तो आप मन ही मन आदेश भी दे सकते हैं, जैसे बीमारी बाहर निकलो, इस व्यक्ति को मुझे मजबूत मजबूत और मजबूत करना है। ये शब्द रोगी पर और गहरा असर डालते हैं और आपकी आवाज़ सीधे ब्रह्मांड से अपना संपर्क स्थापित करती है। इन साधारण तरीकों को आप अपनी समझ और परिस्थिति के अनुसार बदल सकते हैं। यह मूल सिद्धांत है और सही ढंग से करने पर इसका असर उतना ही होगा जितना कि बड़े मैग्नेटिक हीलर्स करते हैं।
फ़र्क सिर्फ इतना है कि कई हीलर्स इसे जटिल और कठिन बना देते हैं और इसे मैग्नेटिज्म का नया नाम देते हैं। अगर वे इसमें लयबद्ध सांस को भी शामिल कर लें तो उनका इलाज दुगना और असरदार हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं डिस्टेंट हीलिंग या दूर से उपचार की। प्राण ऊर्जा जिसे भेजने वाला अपने विचारों से रंग देता है, उसे दूर बैठे व्यक्तियों तक भी पहुंचाया जा सकता है, बशर्ते वे उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हों। यह दूर से उपचार या एब्सेंट हीलिंग का रहस्य है, जिसके बारे में आजकल पश्चिमी दुनिया बहुत सुन रही है। इस प्रक्रिया में प्राण ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलकर रोगी के मन और शरीर के सूक्ष्म तंत्र तक पहुंच जाता है। यह अदृश्य है और रेडियो की तरंगों की तरह रुकावटों को पार कर सीधे उस व्यक्ति तक पहुंचता है जो इसे ग्रहण करने के लिए तैयार है। अगर आप किसी दूर बैठे व्यक्ति का इलाज करना चाहते हैं तो पहले मन में उसकी स्पष्ट छवि बनाएं और महसूस करें कि आप उससे जुड़ गए हैं। जब यह जुड़ाव हो जाता है तो आपको भीतर से उस व्यक्ति के करीब निकटता का अनुभव होगा। जब यह जुड़ाव स्थापित हो जाए तो मन ही मन रोगी से कहें, मैं तुम्हें जीवन शक्ति भेज रहा हूँ जो तुम्हें ताकत और एक स्वस्थ शरीर देगी। अब कल्पना करें कि हर सांस छोड़ते समय आपके मन से प्राण निकल रहा है और तुरंत ब्रह्मांड में यात्रा करके रोगी तक पहुँच रहा है और उसे ठीक कर रहा है। इसके लिए निश्चित समय तय करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर चाहें तो कर सकते हैं। रोगी को बस रिसेप्टिव होना चाहिए, यानी खुले मन और आराम की स्थिति में रहना चाहिए ताकि वह आपके भेजे हुए प्राण को ले सके। यही दूर से उपचार का असली सिद्धांत है और थोड़े अभ्यास से आप भी वैसा ही कर सकते हैं जैसे बड़े प्रसिद्ध मैग्नेटिक हीलर्स या डिस्टेंट हीलर्स करते हैं। चैप्टर 15 द थॉट प्रोजेक्शन। विचारों को प्रक्षेपित किया जा सकता है, जैसे कि पहले बताए गए तरीकों में हमने बात की थी। ध्यान रहे कि बुरे विचार कभी भी उस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते जिसके विचार हमेशा अच्छे और पवित्र हों। अच्छे विचार हमेशा सकारात्मक होते हैं और बुरे विचार हमेशा अच्छे विचारों के सामने नकारात्मक पड़ जाते हैं। आप अपने विचार तरंगे भेजकर किसी का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, उन विचारों में प्राण ऊर्जा को भरकर जो आप संदेश के रूप में भेजना चाहते हैं। यदि आप किसी से प्रेम या सहानुभूति प्रकट करना चाहते हैं और आपके मन में भी प्रेम व सहानुभूति है तो आप उसे ऐसे विचार भेज सकते हैं और निश्चित रूप से वे प्रभावी होंगे, बशर्ते कि आपके इरादे बिल्कुल नेक और शुद्ध हों। लेकिन कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने या स्वार्थी व अशुद्ध कारणों से प्रभावित करने की कोशिश न करें, क्योंकि ऐसे विचार वापस लौटकर आपके पास ही दुगनी प्रभाव से आपको चोट पहुंचाते हैं, जबकि निर्दोष व्यक्ति बिल्कुल सुरक्षित रहता है। मानसिक शक्ति का सही उपयोग ठीक है, लेकिन काला जादू या गलत उपयोग से सावधान रहें, क्योंकि नकारात्मकता दूसरे व्यक्ति की बजाय खुद पर ही लौटकर आते हैं। शुद्ध विचार और शुद्ध हृदय से गहरी मानसिक शक्ति हासिल की जा सकती है। शुद्ध मन और हृदय एक अजेय ढाल हैं जो आपको गलत मानसिक शक्तियों से बचाते हैं। यदि आप पाक पवित्र हैं तो कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो इसके बाद बात करते हैं ओरा बनाना। अगर आप कभी ऐसे लोगों के बीच हों जिनका मन निम्न स्तर का हो और आपको उनके विचारों से दबाव, उदासी व निराशा महसूस होती हो, या आप असहज महसूस करते हो, तो अपने आप को उनके प्रभाव से बचाने के लिए योगिक ब्रीदिंग करें और मानसिक कल्पना करें कि ब्रह्मांड की शक्ति से अपने चारों ओर अंडाकार आकार की एक विचार आभा मेरे चारों तरफ प्रकट हो रही है। यह आभा आपको दूसरे के नकारात्मक और अशांत करने वाले विचारों से बचाएगी। अगर आपको लगे कि आपकी जीवन ऊर्जा कम हो गई है और आपको जल्दी से नई ऊर्जा की ज़रूरत है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि अपने पैरों को पास पास रखकर बैठें और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें। ऐसा करने से एक प्रकार का सर्किट बन जाता है और प्राण ऊर्जा का बाहर निकालना रुक जाता है।
इसके बाद कुछ देर लयबद्ध श्वास लें और थोड़ी ही देर में आप महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा वापस लौट आई है। इसके बाद बात करते हैं 4th नंबर पर दूसरों को ऊर्जा देना या रिचार्जिंग अदर्स। यदि आपका कोई प्रियजन कमज़ोर हो या उसमें जीवन ऊर्जा की कमी हो तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। इसके लिए उसके सामने बैठें, अपने पैर उसकी पैर की उंगलियों से टच कर लें और उसके हाथ अपने हाथ में ले लें। फिर दोनों लयबद्ध श्वास लें। इस दौरान मानसिक रूप से यह कल्पना करें कि आप उसके शरीर में प्राण ऊर्जा भेज रहे हैं और वह व्यक्ति यह कल्पना करें कि वह ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। लेकिन जिनकी इच्छा शक्ति कमज़ोर है उन्हें यह अभ्यास सावधानी से करना चाहिए। अगर सामने वाला व्यक्ति बुरे विचार वाला है तो उसकी प्राण ऊर्जा भी बुरी भावनाओं से प्रभावित हो सकती है और वह कुछ समय के लिए आप पर असर डाल सकती है। फिर भी इस प्रभाव को आसानी से हटाया जा सकता है। जैसे पहले बताया गया है कि हम इस सर्किट को बंद कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं रिचार्जिंग वाटर। पानी को भी प्राण ऊर्जा से भरा जा सकता है जिसका उपयोग दूसरे लोग अपने फ़ायदे के लिए कर सकते हैं। इसके लिए लयबद्ध श्वास लेते हुए बाएं हाथ से गिलास को नीचे से पकड़ें और दाएं हाथ की अंगुलियों को मिलाकर गिलास के ऊपर से हल्के हल्के हिलाएं, जैसे आप उंगलियों से पानी की बूंदें गिलास में डाल रहे हों। इस दौरान यह मानसिक कल्पना भी करें कि आप प्राण ऊर्जा पानी में डाल रहे हैं। इस तरह चार्ज किया गया पानी कमज़ोर या बीमार लोगों को ऊर्जा देने वाला और स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है, खासकर जब इसके साथ अच्छे और नेक विचार जुड़ जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 6 पर अक्वायरिंग मेंटल क्वालिटीज़। जैसे शरीर को मन और इच्छा शक्ति के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, वैसे ही मन को भी प्रशिक्षित और विकसित किया जा सकता है। यह पश्चिमी दुनिया में मेंटल साइंस के नाम से जाना जाता है, लेकिन योगियों को इसका ज्ञान सदियों से है। सिर्फ इच्छा शक्ति के द्वारा दिया गया शांत आदेश भी अद्भुत परिणाम दे सकता है, और यदि यह मानसिक अभ्यास लयबद्ध श्वास के साथ किया जाए तो इसका प्रभाव और भी बढ़ सकता है। यदि आप अपने अंदर किसी विशेष गुण को विकसित करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए एक सरल से अभ्यास की ज़रूरत होगी, जो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आरामदायक स्थिति में लेट जाएं या सीधे बैठ जाएं। इसके बाद अपने मन में उस गुण की कल्पना करें जिसे आप विकसित करना चाहते हैं। इसके बाद खुद को पहले से ही उस गुण से संपन्न महसूस करें। इसके बाद लयबद्ध श्वास लेते रहें और उस मानसिक चित्र को मजबूती से अपने मन में बनाए रखें। इस चित्र को अपने मन में जितना संभव हो उतना जीवंत और स्पष्ट बनाएं और उस आदर्श गुण के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करें और अपने मन में यह कल्पना करें कि मैं उस गुण से ओतप्रोत हूँ और वह गुण मेरे जीवन में आत्मसात हो चुका है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका मन और व्यक्तित्व उस आदर्श की ओर बढ़ रहा है। अब बात करते हैं अक्वायरिंग फिजिकल क्वालिटीज़। शारीरिक गुण भी इसी विधि से प्राप्त किए जा सकते हैं जैसे मानसिक गुण प्राप्त किए जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि छोटा व्यक्ति लंबा हो जाएगा या कटे हुए अंग वापस उग आएंगे। ऐसे चमत्कारों की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे आपके संपूर्ण शरीर की छवि पूरी तरह बदल सकती है और इससे आपके चेहरे की अभिव्यक्ति बदली जा सकती है। साहस और सामान्य शारीरिक विशेषताओं को सुधारा जा सकता है। इच्छा शक्ति के नियंत्रण और लयबद्ध श्वास से आपका साहस और शारीरिक आकर्षण बेहतर हो सकता है। जैसा इंसान सोचता है वैसा ही वह दिखता है, चलता है, बैठता है और व्यवहार करता है। अच्छे विचार अच्छे व्यक्तित्व और अच्छे कार्यों में बदल जाते हैं। अगर आप शरीर के किसी हिस्से को विकसित करना चाहते हैं तो ध्यान उसी हिस्से पर केंद्रित करें और लयबद्ध श्वास लेते हुए यह मानसिक चित्र बनाएं कि आप उस हिस्से में अधिक प्राण या ऊर्जा भेज रहे हैं। उससे उस हिस्से की जीवन शक्ति बढ़ेगी और उसका विकास होगा। यह तरीका शरीर के किसी भी हिस्से पर लागू किया जा सकता है। बहुत से पश्चिमी खिलाड़ी भी अपने अभ्यास में इस विधि का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोलिंग द इमोशंस।
नकारात्मक इमोशंस जैसे डर, चिंता, घबराहट, नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या, लालच, जलन, उदासी, उत्तेजना, शोक आदि को विल पावर द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अगर इन स्थितियों में लयबद्ध श्वास का अभ्यास किया जाए तो इच्छा शक्ति और भी प्रभावित हो जाती है। योगियों द्वारा सुझाया गया एक सरल अभ्यास आप इसके लिए कर सकते हैं। सबसे पहले लयबद्ध श्वास लें और अपने सोलर प्लेक्सस पर ध्यान केंद्रित करें। मन ही मन यह आदेश दें, जिस भी इमोशन को आप बाहर निकालना चाहते हैं उसके लिए आदेश दें कि बाहर निकलो, तुम्हारे लिए मेरे शरीर और मेरे मन में कोई जगह नहीं है। तीसरा अभ्यास है, जब श्वास छोड़ें तो यह मानसिक चित्र बनाएं कि सारी नकारात्मक भावनाएं श्वास के साथ बाहर निकल रही हैं। इस प्रक्रिया को 7 बार दोहराएं। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका मन हल्का और अच्छा महसूस कर रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं चैनलाइजिंग सेक्सुअल एनर्जी। योगियों के अनुसार रिप्रोडक्टिव एनर्जी केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही नहीं बल्कि शरीर और मन को शक्ति देने वाली एक रचनात्मक ऊर्जा है। अगर यह ऊर्जा कामुकता में व्यर्थ न होकर सही दिशा में प्रयोग की जाए तो यह पूरे शरीर को शक्ति, ताजगी और चुंबकीय आकर्षण से भर देती है। जिस तरह आज ज़्यादातर लोग अपनी इस ऊर्जा को भारी मात्रा में बर्बाद कर रहे हैं, जिसका परिणाम ये है कि वे इतने दुखी और हताश हैं। यदि वे इस ऊर्जा को सही दिशा दें तो वे जीवन की ऊंची से ऊंची मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इस रूपांतरण से मनुष्य मानसिक, नैतिक और शारीरिक रूप से अधिक शक्तिशाली बनता है और उसके जीवन में दुख, तनाव व कमजोरी कम हो जाती है। योगियों का अभ्यास बहुत सरल है। लयबद्ध श्वास के साथ यह ऊर्जा नियंत्रित और रूपांतरित की जा सकती है और रिदमिक ब्रीदिंग के अभ्यास से इस एनर्जी को ऊपर की ओर खींचा जा सकता है और यह ऊर्जा सृजन के बजाय रीजनरेशन में बदल जाती है और इस तरह इस ऊर्जा का उपयोग हम खुद को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं ग्रैंड योगिक साइकिक श्वास। योगियों के पास एक विशेष प्रकार की श्वास प्रक्रिया है जिसे वे कभी कभी अभ्यास करते हैं। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है। इस श्वास के लिए एक बात कही जाती है और वो ये कि धन्य योगी जानिए जो लेवे हड्डी से श्वास। यह अभ्यास पूरे शरीर को प्राण ऊर्जा से भर देता है। कुछ समय बाद ही इसे करने वाला व्यक्ति महसूस करता है कि उसके शरीर की हर हड्डी, मांसपेशी, नस, कोशिका, ऊतक और अंग प्राण श्वास की लय से ऊर्जावान हो गए हैं। यह शरीर की एक तरह से संपूर्ण सफाई है। इसे करने वाला व्यक्ति ऐसा अनुभव करता है मानो उसे एक नया शरीर मिल गया हो। सिर से लेकर पांव तक ताजगी और ऊर्जा से उसका शरीर भर उठता है। इसके लिए आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। सबसे पहले पूरी तरह सहज होकर आरामदायक स्थिति में लेट जाएं। उसके बाद लयबद्ध श्वास लें जब तक कि श्वास की लय पूरी तरह से स्थापित न हो जाए। फिर श्वास अंदर बाहर लेते समय यह मानसिक चित्र बनाएं कि श्वास हड्डियों के जरिए चल रही है और पैरों की हड्डियों से ऊपर उठकर हाथों की हड्डियों से गुजर रही है, फिर खोपड़ी की हड्डी से होकर निकल रही है, फिर पेट से, उसके बाद प्रजनन अंगों से, फिर रीढ़ की हड्डी से ऊपर नीचे जा रही है और अंत में पूरे शरीर की त्वचा की रोम रोम से होकर सांस अंदर बाहर हो रही है। ऐसा माने जैसे आपका पूरा शरीर प्राण और जीवन से भर गया हो। अब लयबद्ध श्वास लेते हुए प्राण की धारा को क्रम से 7 जीवन केंद्रों की ओर भेजने की कल्पना करें। जैसे मेरी प्राण ऊर्जा मेरे माथे पर जा रही है, मेरे सिर के पीछे जा रही है, मस्तिष्क के आधार पर जा रही है, सोलर प्लेक्सस पर जा रही है, रीढ़ के निचले हिस्से पर जा रही है, नाभि क्षेत्र पर जा रही है और मेरे प्रजनन क्षेत्रों पर जा रही है। अंत में प्राण की धारा को सिर से पांव तक कई बार प्रवाहित करने की कल्पना करें। इन सभी शक्तियों को अपने अंदर आत्मसात करने के लिए सबसे पहले इस सच्चाई को अपने अंदर गहराई से महसूस करने की कोशिश करें कि हमारे जीवन की तमाम शक्तियाँ हासिल करने का केंद्र हमारी आत्मा है, न कि हमारा शरीर या मन।
जो कभी भी नष्ट नहीं होती और शरीर से बिल्कुल अलग रहती है। यदि आप अपनी पहचान सिर्फ मन या शरीर तक रखेंगे तो आप कभी भी उन शक्तियों को हासिल नहीं कर पाएंगे जिनकी चाबी हमारी आत्मा के पास है। इसे और स्पष्ट शब्दों में कहें तो जब तक आप अपनी पहचान आत्मा के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक आपको किसी भी शक्ति के दर्शन नहीं होंगे। और जिस दिन आप अपनी आत्मा के साथ खुद को अलाइन करना शुरू करेंगे उसी क्षण आपको यह एहसास होने लगेगा कि आप धीरे धीरे उन शक्तियों के करीब आ रहे हैं जो आपको ब्रह्मांड से मिली हैं।